माई पोस्ट अपोकलिप्टिक शेल्टर लेवल्स अप इन्फिनिटली। अध्याय 81, फ्यूजन अपग्रेड। दूसरा शेल्टर। झुककर सूमो ने ऑरल वेल पंप के बगल में स्टार्टर व्हील को घुमाना शुरू किया। जैसे ही उसने उसे पूरी तरह घुमाया, वेल पंप का हैंडल वाइब्रेट करने लगा। कई बार हिलने के बाद वेल पंप धीरे धीरे शांत हो गया। 5 बड़ी पानी की पाइपें चलने लगीं, जिनसे गुड़गुड़ाहट की आवाज़ आ रही थी। डीजल इंजन की भिनभिनाहट भी उसमें मिल गई, जिससे सिर दर्द होने लगा। एक डिस्प्ले स्क्रीन, जो हथेली के आकार की थी, अपने आप वेल पंप के बगल में बाहर निकल आई। उस पर दी गई जानकारी बहुत आसान थी। उसमें उन चीज़ों की लिस्ट थी जो वेल पंप बना सकता था और उनकी प्रोडक्शन एफिशिएंसी। बस एक चेक मार्क और कन्फर्म बटन दबाने से ऑरल वेल पंप अगले 24 घंटों तक लगातार प्रोडक्शन कर सकता था। इसे टेस्ट करने के लिए सूमो ने डीजल और टोल्यूनी को चुना, 2 ऐसी चीज़ें जिनकी उसे इस समय तुरंत ज़रूरत थी। खटाक, जैसे ही सिलेक्शन पूरा हुआ, डिस्प्ले वापस अपनी स्टील केसिंग में चला गया। कुएं के गड्ढे में एक लयबद्ध खटखटाहट की आवाज़ गूंजने लगी और डीजल इंजन के चलने की आवाज़ कुएं के मुंह से बाहर आने लगी। अरे नहीं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा शोर कर रही है। अगर यह जगह पूरी तरह से सील होती तो ठीक होता, लेकिन अब उस छेद की वजह से आवाज़ ज़रूर फैलेगी और दिलचस्पी रखने वालों का ध्यान खींचेगी। वेल पंप के स्टोरेज बॉक्स पर बैठकर सूमो ने कई तरीके आजमाए, जिसमें कुएं के ऊपरी हिस्से को ढकना भी शामिल था, लेकिन आवाज़ पर ज़रा भी असर नहीं पड़ा। जब वह एंट्रेंस पर गया तो आवाज़ थोड़ी कम हुई, लेकिन फिर भी साफ सुनाई दे रही थी। कुछ देर सोचने के बाद एक ख्याल आया। मुझे लगता है कि मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि उद्धरण चिन्ह ... इस शेल्टर नंबर 2 को अपने इलाके में शामिल कर लूँ। एक ख्याल आते ही सूमो के हाथ में एक चमकता हुआ कछुए का खोल दिखाई दिया। ये वही साबुत सेफ हाउस कोड था जो उसे पहले चश्मे वाले आदमी को मारने पर मिला था। एक खराब सेफ हाउस कोड को सीधे शेल्टर में फ्यूज करके उसका एरिया बढ़ाया जा सकता था। हालांकि एक साबुत कोड का इस्तेमाल करके एक बिल्कुल नया शेल्टर बनाया जा सकता था, जिसे ज़मीन के नीचे या ज़मीन के ऊपर तुरंत बनाया जा सकता था। मैं असल में इसे एक तुरुप के पत्ते की तरह रखना चाहता था, लेकिन लगता है अब इसे इस्तेमाल करने का समय आ गया है। जैसे ही उसने धीरे धीरे अपने हाथ से कछुए के खोल को रगड़ा, एक जादुई प्रॉम्प्ट सामने आया। रिकॉर्ड, पता चला है कि इस शेल्टर का मौजूदा मालिकाना हक खिलाड़ी सूमो का है। रिकॉर्ड, परमिशन चेक पास हो गया। रिकॉर्ड, क्या आप मौजूदा शेल्टर के मालिकाना हक को फिर से बनाने और इसे गेम पैनल से जोड़ने के लिए साबुत सेफ हाउस कोड का इस्तेमाल करना चाहते हैं? एक के बाद एक 3 प्रॉम्प्ट आए। कोई दिक्कत न होने की पुष्टि करने के बाद सूमो ने धीरे से हाँ कहा और उसके हाथ में मौजूद कछुए का खोल रंग बदलने लगा और पिघलने लगा। कछुए के खोल से निकला लिक्विड ज़मीन पर टपकने लगा और शेल्टर के अंदर धीरे धीरे कई तरह की आवाज़ें गूंजने लगीं। ये बहते पानी के हल्के स्पर्श जैसा था, फिर भी समुद्र तट से टकराती लहरों जैसा भी था। यह आसमान में तूफान की चीख जैसा लग रहा था और गहरे समुद्र की ऊंची लहरों जैसा भी। अपनी आंखें बंद करके सूमो को ऐसा लगा जैसे वह एक विशाल समुद्र के बीच एक अकेली नाव में हो। सतह के नीचे शार्क घूम रही थी और हर जगह छिपी हुई चट्टानें थीं। उसकी चेतना के सागर में एक अनदेखी रोशनी यात्री को बुला रही थी। समुद्र के ऊपर सुंदर गाने की लहरें गूंज रही थीं, जो यात्री के समुद्र की गहराई के गहरे डर को शांत कर रही थीं। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो सारे भ्रम गायब हो गए। कितनी जादुई आवाज़ है! मुझे लगता है कि मैंने पिछली बार भी कुछ ऐसा ही सुना था। सूमो ने अपना सिर रगड़ा और पानी की टंकी पर बैठे बैठे इंतजार करता रहा। यह आवाज़ शेल्टर में तब आई थी जब वह पहले बगी को अपग्रेड कर रहा था। अब शेल्टर कोर फ्यूजन परमिशन सेट करते समय यह आवाज़ फिर से आई और यह पहले से भी ज़्यादा साफ और तेज़ थी। और इसका इतना अविश्वसनीय असर हुआ था। फ्यूजन प्रोसेस का फ़ायदा उठाते हुए सूमो ने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं और गाने के स्पर्श का आनंद लेने के लिए विशाल समुद्र में लौट आया। इसे बस नीचे रखकर तुरंत शेल्टर बनाने की तुलना में ये फ्यूजन की स्पीड बहुत धीमी थी। लगभग आधे घंटे तक इंतज़ार करने के बाद जब आवाज़ें गूंजती रहीं तो गेम पैनल का प्रॉम्प्ट आखिरकार फिर से बजा। रिकॉर्ड, पता चला है कि प्लेयर सूमो ने 2 शेल्टर बाइंड किए हैं। कृपया शेल्टर के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी ऑर्डर सेट करें। रिकॉर्ड, कृपया ऑर्डर ध्यान से सेट करें। एक बार सफलतापूर्वक सेट होने के बाद इसे भविष्य में बदला नहीं जा सकता और फंक्शन पहले से अलग होंगे। हम प्राइमरी और सेकेंडरी शेल्टर। जो प्रॉम्प्ट पॉपअप हुआ वह मौजूदा शेल्टर के एट्रीब्यूट्स नहीं थे, इसके बजाय यह एक प्राइमरी सेकेंडरी सेटिंग प्रॉम्प्ट था जो गेम पैनल को ब्लॉक कर रहा था। सूमो ने इस प्रॉम्प्ट को स्किप करने की कोशिश की, लेकिन गेम पैनल बहुत चालाक था। पैनल बंद करने का कोई ऑप्शन नहीं था। प्रॉम्प्ट ने गेम पैनल को लॉक कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि वह इस ऑप्शन से गुजरे बिना अगले स्टेप पर नहीं जा सकता। 4-5 बार कोशिश करने के बाद सूमो ने बग ढूंढने का विचार छोड़ दिया और गेम पैनल के निर्देशानुसार ही चुनाव करना पड़ा।
क्या मुझे अपने शेल्टर को प्राइमरी बनाना चाहिए या इस शेल्टर को प्राइमरी बनाना चाहिए? क्या फंक्शनल अंतर होंगे? क्या ऐसा हो सकता है कि सेकेंडरी शेल्टर को आगे अपग्रेड न किया जा सके? ये तो समझदारी वाली बात नहीं होगी। पानी की टंकी पर बैठे हुए अभी भी खराब एलॉय दरवाजे को देखते हुए सूमो गहरी सोच में पड़ गया। अगर उसे सच में एक प्राइमरी और सेकेंडरी शेल्टर तय करना था तो उसे दोनों शेल्टर के डेवलपमेंट पर पूरी तरह से विचार करना होगा। सुरक्षा के मामले में शेल्टर नंबर 1 निश्चित रूप से शेल्टर नंबर 2 से बेहतर था। एक स्टैंडर्ड अंडरग्राउंड शेल्टर के तौर पर नंबर 1 पहले से ही 5 मीटर गहरा था, जिसमें बाहर की तरफ सिर्फ एक दरवाज़ा था। लेकिन नंबर 2 अलग था। हालांकि यह भी एक अंडरग्राउंड शेल्टर था, लेकिन इसका लेआउट पूरी तरह से अलग था। ये बस एक छोटी पहाड़ी के अंदर घिरा हुआ था। दूसरी मंजिल के दरवाजे से बाहर निकलने के बाद जहां वह अभी था, ज़मीन तक पहुंचने के लिए अभी भी थोड़ी ढलान वाली चढ़ाई थी। सख्ती से कहें तो नंबर 2 एक ज़मीन के ऊपर वाले शेल्टर जैसा ज़्यादा था, इसे हॉरिजॉन्टल रूप से बढ़ाया जा सकता था। मैं शेल्टर नंबर 2 से आग्नेयास्त्र बनाने वाली बेंच अपने साथ वापस ले जा सकता हूं और ये छोटी चीज़ें भी ले जाई जा सकती हैं। एकमात्र कीमती चीज़ शायद ऑयल वेल पंप है। ये चीज़ निश्चित रूप से ले जाई नहीं जा सकती और मैं आने वाले लंबे समय तक इस एनर्जी आउटपुट पर निर्भर रहूंगा। बस एक तेल का कुआं पंप। खड़े होकर सूमो को अचानक एहसास हुआ। अपने पीछे कुएं के पंप को देखते हुए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी मर्जी से शेल्टर नंबर 1 को प्राइमरी शेल्टर के तौर पर चुना। इसमें सिर्फ एक तेल का कुआं पंप था और कोई दूसरा फायदा नहीं था, तो नंबर 2 क्यों चुने? सर्वाइवल सिस्टम के साथ शेल्टर नंबर 1 को नंबर 2 से ज़्यादा पावरफुल और सुरक्षित बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। छोटी मोटी चीज़ों के लिए ज़रूरी चीज़ों को नज़रअंदाज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। जैसे ही सूमो ने अपना चुनाव पक्का किया, गेम पैनल पर रोशनी कम हो गई और डायलॉग बॉक्स गायब हो गया। एक नया इंटरफेस सामने आया। रिकॉर्ड: खिलाड़ी सूमो को दूसरे शेल्टर को सफलतापूर्वक फ्यूज करने और सोखने के लिए बधाई। रिकॉर्ड: खिलाड़ी सूमो को दूसरा लेवल 5 शेल्टर उपलब्धि हासिल करने के लिए बधाई। आपको अपने आप एक लॉटरी ड्रॉ का मौका मिला है। रिकॉर्ड: पता चला है कि सहायक शेल्टर में एक असाधारण विशेषता है, प्राइमरी शेल्टर ने इसे अपने आप हासिल कर लिया है। रिकॉर्ड: पता चला है कि प्राइमरी और सेकेंडरी शेल्टर के बीच लेवल का अंतर बहुत ज़्यादा है। सेकेंडरी शेल्टर को एक बलिदान एडजस्टमेंट की अनुमति मिली है। रिकॉर्ड: सेकेंडरी शेल्टर का लेवल हमेशा के लिए लॉक हो जाएगा और कोर को फ्यूज करके इसे और अपग्रेड नहीं किया जा सकता। इसकी असाधारण विशेषता हमेशा के लिए लॉक हो जाएगी और असाधारण आशीर्वाद के जरिए इसे और बेहतर नहीं बनाया जा सकता। रिकॉर्ड: पता चला है कि खिलाड़ी सूमो के पास एक से ज़्यादा शेल्टर हैं। गेम पैनल अपने आप अलग चालू कर देगा। रिकॉर्ड: जब दूसरे खिलाड़ी प्राइमरी या सेकेंडरी शेल्टर को नुकसान पहुंचाते हैं, नष्ट करते हैं या हमला करते हैं, तो खिलाड़ी सूमो को अपने आप ड्यूरेबिलिटी अलर्ट मिलेंगे। एक बार जब ड्यूरेबिलिटी शून्य हो जाएगी तो शेल्टर की विशेषताएं गेम पैनल से अपने आप मिट जाएंगी। जैसे ही इंटरफेस फैला, 7 प्रॉम्प्ट बार की तरह आ गए। पहले प्रॉम्प्ट से लेकर आखिरी तक पढ़ते हुए सूमो के चेहरे पर एक बेकाबू मुस्कान फैल गई। ये कदम सही साबित हुआ। लॉटरी ड्रॉ बचाओ, सभी प्रॉम्प्ट पढ़ लिए। जैसे ही उसने कहा, सभी प्रॉम्प्ट बैनर गायब हो गए और सूमो की नज़र में एक बिल्कुल नया इंटरफेस दिखाई दिया। प्राइमरी शेल्टर के हल्के हरे रंग के उलट, जो उम्मीद की निशानी था, सेकेंडरी शेल्टर का इंटरफेस गहराई और पोटेंशियल से भरा स्काई ब्लू था। यह नीला रंग कोई चुभने वाला फ्लोरोसेंट नीला नहीं था, बल्कि एट्रीब्यूट इंटरफेस पर बहते समुद्री पानी जैसा था। सूमो के मेंटल टच के जवाब में छोटी छोटी लहरें धीरे धीरे वाइब्रेट हुईं। एक छोटा सा बॉक्स ऊपर आया, जिससे सूमो ने उसका नाम रखा। उन्हें हर समय नंबर 1 और नंबर 2 कहना अच्छा नहीं लगता। मैं भी टुंड्रा शेल्टर की तरह अपने शेल्टर्स के नाम बदल सकता हूँ। नंबर 1 के लिए अब से इसे अंडरग्राउंड शेल्टर कहा जाएगा। ये सिंपल है, याद रखना आसान है और ख़ास है। नंबर 2 के लिए सूमो ने शेल्टर नंबर 2 के माहौल को ध्यान से देखा और उस बैकग्राउंड को देखा जिसमें अभी तक एट्रीब्यूट्स नहीं दिखे थे, और उसे थोड़ी प्रेरणा मिली। शेल्टर नंबर 2 को डीप सी शेल्टर कहा जाएगा। किसी वजह से सूमो के इस नाम को कंफर्म करने के बाद गेम एट्रीब्यूट पैनल एक पल के लिए हिला, जैसे उसे यह नाम पाकर खुशी हो। अगले ही सेकंड पूरा एट्रीब्यूट बॉक्स पॉप अप हो गया। सूमो ने उसे देखा और तुरंत चौंक गई। डीप सी शेल्टर सेकेंडरी लेवल LV5 लॉक्ड, अपग्रेड नहीं किया जा सकता। डिस्क्रिप्शन: एक अंडरग्राउंड शेल्टर जो पूरी तरह से सीमेंट और कंक्रीट से बना है, जिसमें बेहतरीन स्ट्रक्चरल मजबूती है। एलॉय से बना शेल्टर का दरवाज़ा बहुत मजबूत है। इसका स्ट्रक्चर 2 मंजिला है और यह बहुत काम का है। जगह 220 स्क्वायर मीटर्स टू मंजिल की ऊंचाई 2 मीटर। इंटीग्रिटी 89%, थोड़ा नुकसान हुआ है। सुविधाएं: छोटे हथियार बनाने वाली लेज़र मशीन टूल, लेवल 3 एलॉय शेल्टर का दरवाज़ा, ऑयल वेल पंप।
जबरदस्त क्षमता, जबरदस्त खूबी, पानी को दूर भगाना LV1। जबरदस्त सोर्स, अनजान वजहों से इस शेल्टर को शानदार गहरे समुद्र की दुनिया की मरमेड रे से आशीर्वाद मिला है। इसमें पानी को दूर भगाने की कमज़ोर क्षमता है। जब पानी से ऐसा नुकसान होता है जो पूरी तरह से नहीं होता, तो इसमें अपने आप पानी रोकने वाली मेम्ब्रेन आ जाती है, जो शेल्टर में अंदर आने वाले बाहरी पानी के सोर्स को अपने आप अलग कर देती है। उपलब्ध परमिशन, सेक्रीफाइस 22 डैमेज सेफ हाउस कोर इन्वेस्ट करके मौजूदा शेल्टर के किसी भी एक फ्लो को ट्रांसफ़र किया जा सकता है और प्राइमरी शेल्टर से ऑटोमेटिकली जोड़ा जा सकता है। एरिया प्राइमरी शेल्टर के हिसाब से बदलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 220 वर्ग मीटर तक। सुपरनेचुरल एबिलिटी, वाटर रिपेलेंट, सेक्रीफाइस, तीनों बड़ी कैटेगरी चमकने लगी और तुरंत सूमो का ध्यान उन पर गया। कोई हैरानी नहीं कि जब मैं पहली बार इस शेल्टर में आया था तो ऊपर एक बड़ा छेद होने के बावजूद पानी की एक भी बूंद अंदर नहीं गई। डीप सी शेल्टर की अपनी पहली विजिट को याद करते हुए सूमो को अचानक समझ आ गया, सिर्फ इतनी अनसाइंटिफिक एबिलिटी ही वह सीन बना सकती थी जो उसने देखा था। डीप सी मरमेड का आशीर्वाद, ऐसा लगता है कि मैं अभी भी इस दुनिया के बारे में बहुत कम जानता हूँ। शायद भविष्य में और भी शानदार जीव दिखाई देंगे। जैसे ही उसने टूटी हुई फायरआर्म्स टूलिंग मशीन पर अपनी उंगलियां फेरी, सूमो की आंखों में चमक आ गई। डीप सी शेल्टर का सुपरनेचुरल एट्रीब्यूट अब लॉक हो गया था, लेकिन यह अंडरग्राउंड शेल्टर पर ट्रांसफ़र और इवॉल्व हो गया था। दूसरे शब्दों में, अंडरग्राउंड शेल्टर की सुपरनेचुरल वाटर रिपेलेंट एबिलिटी को अभी भी लेवल अप किया जा सकता था। अगर मैं शेल्टर्स को फैंटेसी एट्रीब्यूट्स के साथ फ्यूज़ करता रहूं, तो शायद एक दिन अंडरग्राउंड शेल्टर में दर्जनों सुपरनेचुरल एबिलिटीज़ हो जाएंगी। शायद ब्लेसिंग मेथड में भी मास्टर हो जाऊं। सिर हिलाते हुए सूमो हंसा और दिन में सपने देखना बंद कर दिया। वह आखिरी एट्रीब्यूट की ओर मुड़ा, सेक्रीफाइस। टूटे हुए शेल्टर कोर को फ्यूज़ करने से सिर्फ एक फ्लो जुड़ता है। मुझे हैरानी है कि मागू ने दूसरा फ्लो पाने के लिए कौन सी ट्रिक इस्तेमाल की। अंडरग्राउंड फ्लोर को सीधे अंडरग्राउंड शेल्टर में कुर्बान करने और दूसरा लेवल बनाने के लिए 22 टूटे हुए शेल्टर कोर लगते हैं। काम का है, लेकिन कौन जानता है कि इतने सारे इकट्ठा करने में कितना समय लगेगा। काश कुछ और कुरियर वाले आ जाते। उन कोबोल्ड्स ने सारे बेवकूफ़ों को डरा दिया। मुझे तब तक इंतज़ार करना होगा जब तक मैं सॉल्टपीटर कैंप पर हमला नहीं कर देता। होंठ चटकाते हुए सूमो हुआंग बियाओ और कंपनी को याद कर रहा था। हुआंग बियाओ के दिए मैप के हिसाब से सूमो उन जगहों से गुजरा जहां उन्होंने मार काट की थी। मैप पर मार्क किए गए शेल्टर पहले ही खंडहर बन चुके थे। किसी ने उससे पहले ही काम कर दिया था। क्योंकि अब ये शेल्टर मेरा है, तो मैं छेद और मेन गेट की मरम्मत भी कर देता हूँ। वह शेल्टर की दूसरी मंजिल पर गेट की तरफ बढ़ा। ध्यान से सोचने पर गेट के स्टैट्स दिखाई दिए। टियर 3 अलॉय शेल्टर गेट बेहतरीन खराब। विवरण: 3 कॉम्प्लेक्स अलॉय से बना गेट जो ज़बरदस्त असर झेल सकता है और बहुत स्थिर है। कब्जा टूटा हुआ है लेकिन ठीक हो सकता है। अपग्रेड के तरीके: मरम्मत 4-5, अपग्रेड मटेरियल 1820, आकार बदलना 450, मैकेनिकल डायल लॉक जोड़ना 80। जांच: खुल जा सिमसिम मामा मिया। सिर्फ एक कब्जा टूटा है, तो ये गेट कैसे खुलता है? ये सवाल पूछते हुए सूमो ने छेद में रस्सी पकड़ी, ऊपर चढ़ा और पहली बार डीप सी शेल्टर की दूसरी मंजिल के सामने पहुंचा। अंदर से यह मेटेलिक लग रहा था, लेकिन बाहर से गेट ध्यान खींचने वाला नहीं था। उसने नाखून से कोटिंग को खुरचा। जब कुछ भी नहीं निकला तो उसने संतुष्टि से सिर हिलाया। हल्के भूरे रंग का गेट पहाड़ी से मिल गया था। एक नज़र में यह दृश्य लग रहा था। जब तक आप खास तौर पर इलाके की वजह से न आए, यह एक आम टीले जैसा दिखता था। सूमो ने गेट के दोनों तरफ महसूस किया। जैसा कि उम्मीद थी, दाहिनी तरफ उसे एक ऐसी जगह मिली जिसे वह दबा सकता था। जोर से दबाने पर कवर खुल गया, जिससे एक छोटा कॉम्बिनेशन लॉक दिखाई दिया। लगता है मागू और मैं एक जैसा सोचते हैं। चाबी वाले लॉक नहीं, कॉम्बिनेशन लॉक। वह नीचे बैठा और लॉक के अंकों को देखा। कुल 8 अंक एक घूमने वाले डायल से सेट किए गए थे। 8 अंक तो कोड साफ है। मुस्कुराते हुए सूमो ने डायल घुमाना शुरू किया। 19990213। 8 अंक डालने के बाद उसने मैकेनिकल बटन दबाया। एक खट की आवाज़ के साथ लॉक का केसिंग खुल गया। उसके पीछे कब्जे का स्पूल अपने आप बाहर निकल आया। उसने रस्सी खींची और इतनी जोर से खींचा कि वह लगभग गिर ही गया। कब्जे का स्पूल बाहर निकल गया और ज़मीन पर सही सलामत पड़ा था। तो इस तरह से लॉक काम करता है। बुरी बात है कि किसी वजह से कब्जा टूट गया, जिससे ड्रम को खींचने के लिए कुछ नहीं बचा और वह भी टूट गया। जब उसे मैकेनिज्म समझ में आ गया तो सूमो ने ज़रा भी देर नहीं की। ये देखकर कि वह कबाड़ लोहे से कीमत कम नहीं कर सकता, उसने सीधे 45 पॉइंट्स दे दिए। ज़मीन पर पड़ा कब्जे वाला ड्रम हरी रोशनी की धुंध में घुल गया और गैप में फिर से बन गया। अलॉय गेट के अंदर एक धीमी गूंज सुनाई दी, जिसके बाद जोरदार कंपन हुआ और फिर सब शांत हो गया।
इस बार जब सूमो ने ड्रम को खींचकर घुमाने की कोशिश की तो गेट एकदम सही तालमेल से ऊपर उठा। एक ऐसा गेट जिसने कभी अनगिनत शान देखी थी वह फिर से सर्विस में आ गया। सूमो के हाथों में डीप सी शेल्टर की दूसरी मंजिल ने फिर से दिन की रोशनी देखी। उसने गेट को पहले लॉक तक लगभग आधे रास्ते तक खींचा, इससे पहले कि ड्रम जाम हो गया। ये सच में बहुत ताकत वाला काम है। मागू के पास जरूर कुछ एक्स्ट्रा पावर रही होगी, नहीं तो पहली और दूसरी मंजिल के ड्रम को घुमाना नामुमकिन होता। दोपहर की धूप में सूमो डीप सी शेल्टर के अंदर गया। अंदर की धूल ने साफ तौर पर फिर से दिन की रोशनी देखने की उम्मीद नहीं की थी। वह रोशनी में नाच रही थी और चमक रही थी। हवा में हाथ हिलाने पर सूमो के हाथ में एक खोदने वाला फावड़ा आ गया। दूसरी मंजिल धूल से भरी थी और कोबोल्ट द्वारा तोड़े गए कबाड़ से अटी पड़ी थी, जिसे पहचानना मुश्किल था। लकड़ी के टुकड़े हर जगह ढेर में पड़े थे। वह सबसे पहले सीढ़ियों वाली जगह पर गया, टूटी हुई सभी लोहे की छड़ों को इकट्ठा किया और उन्हें एक कोने में ढेर कर दिया। फिर सूमो ने सिस्टमैटिक तरीके से फर्श से कचरा साफ करना शुरू किया। जो भी काम की चीज थी उसे छांटकर अलग रख दिया गया, बाकी को फावड़े से दरवाजे तक ले जाया गया ताकि उसे बाहर दफनाया जा सके। ओरियो पेट्रोलिंग खत्म करके आराम से वापस आया और टीले पर लेट गया, कभी कभी मेहनती सूमो को देखता रहा। शांति, सुकून। जैसे जैसे बर्फीले तूफान का आना नजदीक आ रहा था, मैदान लगातार ठंडा होता जा रहा था। ओरियो, जो कभी गर्मी से सुस्त रहता था, अब बाहर धूप में बैठना पसंद करता था। दोपहर के आसपास सूमो ने आखिरकार दोनों मंजिलों से सारा कचरा बाहर निकाल दिया। ढलान पर उसने एक जगह चुनी, फावड़ा कुछ बार चलाया और कचरे के लिए काफी बड़ा गड्ढा खोद दिया। कचरा फेंकने और उसे ढकने के बाद वह डीप सी शेल्टर की दूसरी मंजिल के सामने छोटी सी ऊंचाई पर ओरियो के पास चला गया। क्या मागू ने ये जगह सिर्फ इसलिए चुनी थी ताकि वह यहाँ बैठकर दूर तक देख सके? उसने सायोनिक पानी पिया, 2 बार गरारे किए, फिर बचा हुआ पानी ओरियो के लिए डाल दिया और नज़ारे को देखकर आह भरी। एक अंतहीन प्राचीन मैदान, एसिड बारिश से हरे हो चुके झाड़ियां जो कई दिनों की धूप से झुलस गई थीं, एक बार फिर पीली पड़ रही थीं। ये दृश्य सुनसान और साइंस फिक्शन जैसा लग रहा था। सूमो ने बस गेम पैनल खोलने का सोचा और पहले जीती हुई लॉटरी का इस्तेमाल किया। एक इंद्रधनुषी पहिया दिखाई दिया जो तेज धूप में इतना चमकदार था कि वह लगभग ठोस लग रहा था। पिछली बार मुझे 5 सेक्शन याद हैं, अब 6 हैं। उसने ध्यान से देखा, डिस्क 6 जोन में बंटी हुई थी। पालतू जानवर, ब्लूप्रिंट, उपकरण, आइटम, संसाधन, अलौकिक आशीर्वाद। लगता है एक अलौकिक शेल्टर कमाने से दांव बढ़ गया है, अब एक अलौकिक आशीर्वाद वाला हिस्सा भी है। आराम से सूमो ने दोनों हाथों से पहिया घुमाया, परिणाम के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। यहाँ कोई खेलने के लिए धन्यवाद नहीं, पूरा आत्मविश्वास। पॉइंटर घूमा, धीमा हुआ और आखिरकार रुक गया। यह अलौकिक आशीर्वाद से आगे निकल गया, लेकिन सूमो हमेशा दार्शनिक स्वभाव का निराश नहीं हुआ। सुई संसाधन पर रुकी और एक प्रॉम्प्ट पॉपअप हुआ। लॉग, बधाई हो खिलाड़ी सूमो, उच्च लचीलापन, बीज पैक गुना 1 प्राप्त हुआ। एक बीज पैक, यह एक हाईटेक संस्करण लगता है। बुरा नहीं, बुरा नहीं। घुप अंधेरे स्टोरेज स्पेस के अंदर लगभग 25 किलो वजन के खाद के एक बोरे जितने बीज अचानक दिखाई दिए। यह एक बड़ी मात्रा थी। जैसे ही उसने बीज निकाले, गेम पैनल के गुण स्वाभाविक रूप से पॉपअप हो गए। मजबूत आपदा प्रतिरोध संस्करण, गेहूं के बीज। विवरण: प्राकृतिक ऊर्जा वाले एक उच्च स्तरीय किसान द्वारा उगाए गए इन बीजों में एक निश्चित स्तर का ठंड प्रतिरोध, गर्मी प्रतिरोध, कीट प्रतिरोध और अन्य शक्तिशाली आपदा प्रतिरोधी क्षमताएं हैं। पैदावार 1050 कैटी प्रति म्यू। अरे, ये तो सच में बहुत अच्छा है। इतनी ज्यादा आपदा प्रतिरोधक क्षमता और प्रति म्यू 1000 कैटी से ज्यादा की पैदावार, ये बहुत प्रभावशाली है। एट्रीब्यूट्स कितने पावरफुल थे, ये देखकर सूमो ने किसी भी गैर जरूरी नुकसान से बचने के लिए गेहूं के बीज जल्दी से वापस रख दिए। 25 किलो बीज के साथ प्रति म्यू जमीन के लिए जरूरी बुवाई दर के हिसाब से वह लगभग 1.5 म्यू जमीन में बुवाई कर सकता था। जब समय आएगा तो उनसे 1400 कैटी पैदावार होगी। पत्थर की चक्की में पीसकर आटा बनाने के बाद कम से कम 8 या 900 कैटी आटा होगा, जो एक व्यक्ति के लिए लगभग 1 साल तक खाने के लिए पूरी तरह से काफी था। थोड़ी देर धूप में लेटने के बाद सूमो उठा और शेल्टर की स्काईलाइट पर लौट आया। अब एकमात्र बचा हुआ काम छत में इस बड़े छेद को ठीक करना है। जिस जगह पर कोबोल्ड्स ने बार बार आग के गोले बरसाए थे, वहां अभी भी स्टील की सरिया बाहर निकली हुई थी। उसने 1 यूनिट पत्थर और 1 यूनिट लोहा निकाला। ये देखकर कि उसके सर्वाइवल पॉइंट्स घटकर 25 रह गए थे, सूमो ने सीधे सर्वाइवल पॉइंट्स का इस्तेमाल करके इसे पूरी तरह से ठीक करने का फैसला किया। जमीन पर पड़ा पत्थर और लोहा लिक्विड में बदल गया और बड़े छेद से चिपक गया। धीरे धीरे स्टील की सरिया बढ़ने लगी, हवा में से कंक्रीट दिखाई दिया और बड़ा छेद भरने लगा। धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक हो गया।
ये दुख की बात है कि मागू के पास ज़्यादा मटेरियल नहीं था। पत्थर की स्लैब की मोटाई खराब थी, मेरे पत्थर के शेल्टर से कहीं ज़्यादा खराब। हालांकि हाथ से काम करके इतने भारी और मोटे पत्थर बनाना अवास्तविक है। मुस्कुराते हुए सूमो लगभग आधे दिन के काम की फसल देखने के लिए तेल के कुएं पर गया। अब तक डीजल लगभग 5 लीटर जमा हो गया था। चौकोर स्टोरेज स्पेस में ऐसा लग रहा था जैसे वह जम गया हो, बिल्कुल शांत पड़ा हुआ था। दूसरे बॉक्स में जमा हुआ टोल्यून अब लगभग 500 ग्राम था। क्योंकि यह एक साफ रंगहीन लिक्विड था, सूमो ने एक पल सोचा और पहले से पीकर खत्म की हुई मिनरल वाटर की बोतलें निकाली और टोल्यून को उनमें भर दिया। इतनी मात्रा में टोल्यून पिकरिक एसिड बनाने के लिए काफ़ी था। बाद में बड़े पैमाने पर एक्सप्लोसिव पैक बनाने के लिए उसे इसे धीरे धीरे और इकट्ठा करना होगा। डीजल के बारे में सूमो ने अपने पुराने खाली तेल के ड्रम निकालने और सारा डीजल उनमें पंप करने की तैयारी की। बगी में डीजल थोड़ा कम था, इसलिए यह मात्रा उसे टॉप अप करने के लिए काफ़ी थी। शेल्टर के मुख्य दरवाजे से बाहर निकलते ही ओरियो अभी भी ज़मीन पर सो रहा था। अपना सिर हिलाते हुए सूमो बगी में ईंधन भरने के लिए ऊपर की ओर जाने वाला था, तभी उसने अनजाने में अपना सिर घुमाया और उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। ओरियो, उठो और काम पर लग जाओ। ओरियो, जो अभी भी जमीन पर लेटा हुआ था, वह भी चौंक गया और उठ खड़ा हुआ। दूरी देखकर वह खुद को कुछ बार जोर से भौंकने से नहीं रोक पाया। सूमो की नज़र में दूर जहां सूरज तेजी से चमक रहा था, अचानक काले धुएं का एक गुबार दिखाई दिया जो आसमान तक पहुंचता हुआ लग रहा था। काले धुएं ने जमीन के एक हिस्से को ढक लिया था, जैसे दुष्ट आत्माएं झुंड में आ रही हों या जैसे कोई विनाशकारी आपदा आने वाली हो। पिछले धुएं की तुलना में यह ज्यादा खतरनाक लग रहा था। इसका रंग गहरा था और यह और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। दूरी का अंदाजा लगाते हुए यह अंडरग्राउंड शेल्टर से ठीक 1 किलोमीटर से भी कम उत्तर में था। सूमो धुएं से अनजान नहीं था। पहले खंडहरों में वह धुएं के रास्ते ही पहुंचा था। खंडहर असल में ऐसे समय में अचानक दिखाई दिए, अभी उनके दिखने का कोई पैटर्न नहीं है। सोचते हुए सूमो शेल्टर के मुख्य दरवाजे पर गया और उसे बंद करने के लिए सीधे विंच खींचा। विंच को वापस अंदर धकेलने और सभी कवर को एक एक करके बंद करने के लिए दबाने के बाद सूमो तेजी से बगी की ओर बढ़ा। खंडहरों में अच्छी चीजें थीं और वे तैयार प्रोडक्ट थे, ऐसी चीजें जिन्हें निकालते ही प्रोडक्टिविटी या लड़ने की ताकत में बदला जा सकता था। मागू जैसे अंडरग्राउंड खंडहरों की तुलना में मिस्ट खंडहरों में साफ तौर पर ज्यादा अच्छी चीजें थीं, लेकिन साथ ही मिस्ट खंडहर खतरों से भरे थे। अंदर जाते ही गेम पैनल के फंक्शन और सिस्टम सभी कुछ समय के लिए ब्लॉक हो जाएंगे और उनकी असर खत्म हो जाएगी। ऐसा लग रहा था जैसे मिस्ट खंडहरों के अंदर कानूनों का एक अलग सेट काम करता है। सिस्टम जैसी एडवांस चीज भी मिस्ट खंडहरों के अंदर की चीज़ों को आम चीज़ों की तरह ही मानेगी। उन्हें बाहर की दुनिया में लाने के बाद ही चीज़ों के खास फंक्शन देखे जा सकते थे। जहां तक जाने या न जाने की बात थी, सूमो को इसके बारे में सोचने की भी ज़रूरत नहीं थी। खंडहरों में खतरा और इनाम साथ साथ थे, लेकिन इनाम की तुलना में वे खतरे कुछ भी नहीं थे। इसके अलावा अपने स्टोरेज स्पेस में रखी टोल्यून वाली पानी की बोतल को देखकर सूमो का आत्मविश्वास बढ़ गया। ओरियो पहले ही अपनी सीट पर बैठ गया था। उसने अपने मुंह से सीट बेल्ट पकड़ी और खुद को बांध लिया। जैसे ही सूमो ने अपना हेलमेट पहना और सीट बेल्ट बांधी, बगी एक जोरदार आवाज के साथ तेजी से आगे बढ़ी और दूर चली गई। जंगल के ऊपर से देखने पर सूमो एक निडर योद्धा की तरह लग रहा था, जो अपनी गाड़ी चला रहा था और सीधे काले कोहरे में घुस रहा था। 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। जब वह खंडहरों से सिर्फ 400 मीटर दूर था तो सूमो ने गाड़ी रोकी और कोहरे के अंदर का नज़ारा देखने की पूरी कोशिश की। बदकिस्मती से पिछली बार की तरह ही कोहरे के अंदर अंधेरा बहुत ज्यादा था और बाहर खड़े होकर अंदर क्या है ये देखना बिल्कुल नामुमकिन था। कुछ देर खंडहरों के चारों ओर घूमने के बाद और कोई अंत न देखकर सूमो ने तुरंत बेस पर लौटने का फैसला किया। उसने बगी को गराज में पार्क किया, मुख्य दरवाजे पर गया और जल्दी से व्हील लॉक घुमाया। एक क्लिक के साथ कुंडी पीछे हट गई। उसने ओरियो को अंदर आने दिया, दरवाज़ा बंद किया और सूमो जल्दी से एनर्जी रूम में गया ताकि पावर सप्लाई को बैटरी से डीजल इंजन पर स्विच कर सके। वर्कबेंच पर आकर उसने सेल्फ टेस्ट स्विच चालू किया। जब सेल्फ टेस्ट चल रहा था तो सूमो ने पिक्रिक एसिड बनाने के लिए सारा कच्चा माल इकट्ठा किया। पिक्रिक एसिड बनाने के लिए फिनोल सल्फोनिक एसिड बहुत ज़रूरी था, इसलिए फिनोल बनाने के लिए टोल्यूनी का इस्तेमाल करना ज़रूरी था। सूमो के हाई स्कूल एक्सपेरिमेंट लेवल के साथ उसने जल्दी से कई काम पूरे किए और थोड़ी मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड और फिनोल हासिल किया। तैयार फिनोल को एक तरफ रखकर सूमो ने बड़ी मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाना जारी रखा। एक बार और सल्फ्यूरिक एसिड तैयार हो गया और फिनोल मिलाया गया तो उसे आसानी से फिनोल सल्फोनिक एसिड मिल गया। गंभीरता से नाइट्रिक एसिड लाकर और फिनोल सल्फोनिक एसिड को प्रोसेस करके ट्रिनिट्रोफेनॉल, जो मशहूर पिक्रिक एसिड है, बन गया।
अपने सामने चमकदार हल्के पीले पाउडर को देखकर सूमो ने अपने हल्के दर्द वाले कंधों को हिलाया। तैयारी का ये सेट बहुत आसान था और वर्कबेंच की एफिशिएंसी और फोकस बोनस के साथ सूमो ने अंदाज़ा लगाया कि प्रोडक्शन पूरा करने में 2 घंटे से भी कम समय लगा। उसके सामने दिखने वाला आम सा पिक्रिक एसिड बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। काले पाउडर की शक्ति अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक की शक्ति का सिर्फ 1/10वां हिस्सा है और अमोनियम नाइट्रेट की शक्ति पिक्रिक एसिड की शक्ति का सिर्फ 1/10वां हिस्सा है। दूसरे शब्दों में 1 किलो पिक्रिक एसिड 10 किलो अमोनियम नाइट्रेट और 100 किलो काले पाउडर के बराबर है। पिक्रिक एसिड TNT से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। आधुनिक विस्फोटकों में सिविलियन TNT की ब्रिसेंस 8-13 के बीच होती है, जबकि पिक्रिक एसिड की लगभग 116 होती है। हालांकि यह सिर्फ ब्रिसेंस की तुलना थी, लेकिन हाई एक्सप्लोसिव की शक्ति निश्चित रूप से ऐसी नहीं थी जिससे काला पाउडर मुकाबला कर सके। भले ही यह 100 गुना शक्ति न हो, लेकिन कम से कम 80-90 गुना तो थी ही। असल में 21वीं सदी की स्पेशल फोर्सेज द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले C4 विस्फोटक भी पिक्रिक एसिड से ज़्यादा शक्तिशाली नहीं थे। सभी पिक्रिक एसिड को छोटे लकड़ी के कप में सावधानी से रखने और उन्हें ऐसी जगह रखने के बाद जहां उन्हें आसानी से छुआ न जा सके, सूमो ने लोहे के ब्लॉक निकाले और आखिरी कदम शुरू किया। पिक्रिक एसिड को रखने के लिए क्रॉसबो बोल्ट। खंडहरों में उन राक्षसों से लड़ने के लिए जो रीढ़ की हड्डी टूटने के बाद भी हिल सकते थे, साधारण क्रॉसबो बोल्ट बेकार थे। अगर वे सिर पर भी लगते तो भी वे जानवर बिना डरे हमला करते रहते। लेकिन अगर वह तीरों के सिरों में पिक्रिक एसिड भर देता, बस कुछ दर्जन ग्राम, तो घर्षण, कंपन या टक्कर से वे भयानक शक्ति के साथ फट जाते। राक्षसों की तो बात ही छोड़ो, लोहे की प्लेटिंग भी फटकर टुकड़े टुकड़े हो सकती थी। एक बड़ा कप सायोनिक पानी निकालकर उसे पीने के बाद सूमो ने अपना मैकेनिकल हाथ पहना और तेजी से क्रॉसबो बोल्ट बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि वे पास की लड़ाई के लिए थे, इसलिए बोल्ट को सावधानी से पॉलिश करने की ज़रूरत नहीं थी। जब तक वे 20 मीटर के अंदर स्थिर रूप से फायर किए जा सकते थे, वे बेहतरीन प्रोडक्ट थे। आधे घंटे बाद सूमो ने 10 क्रॉसबो बोल्ट बनाने का काम पूरा कर लिया। पिक्रिक एसिड लाकर उसने उसे सावधानी से तीरों के सिरों के खांचों में भरा, फिर उन्हें सील करने के लिए टेप और प्लास्टिक की बोतलों से काटे गए छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल किया। एक्सप्लोसिव क्रॉसबो बोल्ट तैयार थे। 10 साल पहले लेखक का घर पहाड़ के नीचे एक छोटे से शहर में था। परिवार चलाने के लिए पिता टोफू की दुकान चलाते थे। जैसे ही मुझे लाइसेंस मिला, पिताजी ने मुझसे खुद डिलीवरी करवाने लगे। हमारे पास एक पुरानी AE86 थी। हर दिन मैं टोफू के क्रेट्स लेकर पहाड़ पर ऊपर नीचे गाड़ी चलाता था। शुरू में मैं बहुत धीरे चलता था और हर ब्लॉक टुकड़ों में पहुंचता था। जब मैं वापस आता तो पिताजी मुझे बहुत मारते थे। असली मार सिर से पैर तक निशान पड़ जाते थे। ये रूटीन मिडिल स्कूल से सीनियर हाई तक चला, बस धीरे धीरे कम होता गया। सीनियर हाई में मुझे लिखने का शौक हो गया। मैं गंभीर गद्य लिखता और हर जगह भेजता, कंट्रीब्यूटर फीस के लिए प्रार्थना करता। जब पिताजी को पता चला तो उन्होंने मुझे फिर से पीटा, कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा हूँ। उन्हें नहीं पता था कि मेरा लैप टाइम पहले ही 15 मिनट हो गया था और एक भी टोफू का ब्लॉक नहीं टूटा। सीनियर साल में मैं अपने स्कूल की एक लड़की से मिला, सुंदर चेहरा, मीठी आवाज़। वह हर दिन मेरी कहानियों की तारीफ करती थी, इसलिए मैंने चुपके से अपनी थोड़ी सी कमाई बचाकर उसके लिए तोहफे खरीदे। 6 महीने की रॉयल्टी के बाद मैंने 99 गुलाब खरीदे और अपने दिल की बात कह दी, शियाशु, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। उसने सिर हिलाया, कहा कि हम बहुत छोटे हैं, अगर हम एक ही यूनिवर्सिटी में पहुंचे तो वह हाँ कह देगी। मैं जोश से भर गया था, हर दिन रॉकेट फ्यूल जैसा लगता था। जब तक एक बारिश वाली दोपहर टोफू शॉप की AE86 में मैंने उसे उस अधेड़ उम्र के आदमी की बेंज में चढ़ते देखा। आंसुओं से विंडशील्ड धुंधली हो गई। लेकिन असली चुभन ये थी, क्या उसकी सारी तारीफें झूठ थीं? क्या उसे लगता था कि नॉवेल लिखना एक बेकार काम है? मैंने पीछा नहीं किया, कोई भी AE86 बैंड्स को नहीं पकड़ सकती। ठीक है, वह बकवास सिर्फ लेखक का गुस्सा था। मेरा नाम फुजिवारा ताकुमी नहीं है। सालों के रिजेक्शन का दर्द अभी भी होता है। हाई स्कूल में मेरी सबसे ज़्यादा फीस 300 युआन थी। मैंने दोस्तों को बारबेक्यू खिलाया और बियर के लिए अपनी जेब से 150 और दिए। फेस पाम। अब ग्रेजुएशन के कगार पर मैं अपनी जवानी के सपने को पूरा करने के लिए नॉवेल को एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। इस तरह शेल्टर का जन्म हुआ। इसकी शुरुआत मेरी गेमिंग की लत से हुई। मुझे बेस बिल्डिंग का बहुत शौक है। फॉलआउट, सिविलाइजेशन, रोमांस ऑफ द 3 किंगडम्स, 7 डेज टू डाई, डोंट स्टार्व, आर्क, स्टारड्यूक, यहाँ तक कि डायसन स्फीयर प्रोग्राम भी पहले ही दिन खरीद लिया था। खेती मेरा सच्चा प्यार। पोस्ट एपोकैलिप्टिक खेती परफेक्ट। एक रात मुझे यह आइडिया आया, मैं इसके चारों ओर एक नॉवेल लिखूंगा और दुनिया खत्म होने के बाद की खेती की सबसे अच्छी कहानी लिखूंगा। अब तक का सबसे बड़ा विवाद परिवार। पहले चैप्टर से पहले दोस्तों ने मुझसे विनती की कि मैं ऐसा न करूं।
दोस्त एक परिवार की डीएन की हमेशा की लैंडमाइन है। अगर तुम इसे अच्छे से लिखते हो तो कोई तुम्हारी तारीफ नहीं करेगा, अगर गड़बड़ करते हो तो लोग तुम्हें जलाने आ जाएंगे। क्यों परेशान हो रहे हो? दोस्त बी रिश्तेदार मुश्किलें बढ़ाते हैं। अनाथ एमसीएस से आसानी से पैसे मिलते हैं, पाठकों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आसान पैसा है भाई। दोस्त सी ये सर्वनाश की कहानी है, परिवार को जोड़ना बेकार है, इसे छोड़ दो। पहले 3 चैप्टर का ड्राफ्ट बनाने के बाद मैंने उन्हें डिलीट किया, फिर रिस्टोर किया, फिर से डिलीट किया, सबमिट करने के आखिरी पल तक मैंने उन्हें रखा। एक किताब मेरा बच्चा है, सूमो मेरा जिंदगी भर का सबसे अच्छा दोस्त है और मैं उसकी महान आत्मकथा लिख रहा हूँ। जब भी मैं सूमो की जगह खुद को रखता हूँ तो सोचता हूँ, बंजर जमीन में इतने ताकतवर शेल्टर के साथ फिर भी अपने माता पिता और छोटी बहन की रक्षा नहीं कर पाया, इसका क्या फ़ायदा? क्या यह एक कमज़ोर जिंदगी, एक नाजुक शरीर या इंसानियत के भविष्य की रक्षा करता है? कल्पना करो सूमो अपने बच्चे के साथ दुनिया के शिखर पर खड़ा है। बच्चा पूछता है, दादाजी और दादी जी कहाँ हैं? ये बात उसे अंदर से तोड़ देगी। इसलिए मैंने उन्हें रखा और मैं कसम खाता हूँ कि मैं उनके साथ न्याय करूँगा। डैड सू, मॉम सू, सिस्टर सू, सब चमकेंगे। भाषण खत्म। अब ज़रूरी गरीबी वाली बात। कुछ लोग कहते हैं कि लेखकों का कोई खर्च नहीं होता, लेकिन दिन रात कीबोर्ड पर काम करना, रातों की नींद खराब करके कहानी सोचना, गर्दन और कंधों में दर्द, ये अनदेखे खर्च मेहनत से ज़्यादा होते हैं। सबसे बुरा तब होता है जब शब्द नहीं निकलते। कृपया सब्सक्राइब करें, खासकर पहले महीने के सब्सक्रिप्शन से ही किताब की ज़िंदगी तय होती है। बेशक बिना स्पीड के सब्सक्रिप्शन मांगना दिनदहाड़े लूट है। आज रात आधी रात को प्रीमियम लॉन्च 5 चैप्टर आएंगे। उसके बाद क्वालिटी अच्छी रखते हुए रोज़ 2-3 के वर्ड अपडेट की गारंटी। एडिटर का अनुमान, पहले महीने में 2-2.5 के सब्सक्रिप्शन 30 के कलेक्शन के लिए काफ़ी कम। तो 2500 से ज़्यादा हर 100 सब्सक्रिप्शन इक्वल्स एक बोनस चैप्टर, कोई लिमिट नहीं। 3 के सब्सक्रिप्शन पर 5 बोनस चैप्टर, मंथली टिकट 1 के पार करने पर और हर 500 एक्स्ट्रा पर इक्वल्स एक और बोनस, अभी भी कोई कैप नहीं। मुझ पर बौछार कर दो। टिप्स, क्वालिटी बनाए रखने के लिए मैं ऐसी जल्दबाजी से बचूंगा जिससे कहानी खराब हो या टूट जाए। 1 अलायंस लीडर टिप इक्वल्स 2 बोनस चैप्टर, सिल्वर अलायंस इक्वल्स 10 बोनस चैप्टर, गोल्ड अलायंस इक्वल्स 50 बोनस चैप्टर। सपने देखते रहो, है ना? हेल्म्समैन से ऊपर वैल्यू वाले टॉप 10 फैंस इक्वल्स 1 बोनस चैप्टर, हेल्म्समैन से ऊपर टॉप 20 इक्वल्स 1 और बोनस चैप्टर, और इसी तरह। अगर नंबर आते हैं तो संजिन के अपडेट आपको संतुष्ट करेंगे। प्रणाम। ऑथर ग्रुप में मेरे साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करने वाले गैंग को शाउट आउट। बलिदान अनुष्ठान एक्टिवेट। टैंक की चेक इनटू द इमॉर्टल वर्ल्ड एंड बिल्ड ए डेस्टिनी डायनेस्टी। सिस्टर फ्रॉस्ट की ग्लोबल अराइवल, सर्वाइव द डेजर्टेड आइलैंड। शानही की ग्लोबल कैलेमिटी सर्वाइवल, स्टार्टिंग विद एनएसएस रैंक रिवॉर्ड। 8 लेग्ड गॉड की ग्लोबल आइलैंड सर्वाइवल, 10,000 फोल्ड क्रिटिकल स्ट्राइक। ये टाइटल टाइप करते हुए संजिन को एहसास हुआ कि हम एक स्टूडियो जैसे लगते हैं। हाँ। अगर कोई ब्लर्ब आपको पसंद आता है तो उसमें डूब जाओ। 81 ट्रायल, प्रीमियम लॉन्च से ठीक पहले 81 चैप्टर। प्यारे पाठकों, कृपया संजिन को इस मुसीबत से निकलने और निर्वाण तक पहुंचने में मदद करें। एक्सप्लोसिव बोल्ट उत्कृष्ट। विवरण, नौसिखिया कारीगर सूमो द्वारा बनाया गया एक क्रॉसबो बोल्ट। तीर के सिरे के खांचे में पिक्रिक एसिड विस्फोटक मिलाने से इसे एक छोटे दायरे में फटने की क्षमता मिलती है। शाफ्ट और तीर के सिरे की सामग्री के कारण उपयोग के बाद इसे वापस नहीं लिया जा सकता है। किसी अज्ञात कारण से बोल्ट की गुणवत्ता उत्कृष्ट हो गई है। धमाके का दायरा 10 मीटर। धमाके की गति 35 किलोमीटर प्रति सेकंड। धमाके की शक्ति 105% TNT के बराबर, ब्रिसेंस 103% TNT के बराबर। कमेंट, चौंकाने वाला, एक कारीगर ने पास से हमला करने वाला क्रॉसबो बोल्ट बनाया है। कैलकुलेशन के बाद मैं धमाके के दायरे में हूँ। 10 मीटर। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इतनी कम मात्रा में फिलिंग से इतना बड़ा धमाका हो सकता है। सूमो ने सावधानी से सारे विस्फोटक बोल्ट अपने स्टोरेज स्पेस में रख दिए और राहत की सांस ली। पिक्रिक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके पिक्रेट्स बनाता है। स्टोरेज में रखने पर ही वे स्थिर अवस्था में रहते हैं, नहीं तो अगर उन्हें ज़्यादा देर तक बाहर रखा जाए तो निकालते ही और फायर करते ही वे फट जाएंगे। चूल्हे के पास आकर सूमो ने पानी उबाला, अपनी एनर्जी वापस पाने के लिए नूडल डम्पलिंग सूप बनाने की तैयारी की। नूडल डम्पलिंग सूप बनाना आसान है और इससे पेट भी भर जाता है। हालांकि स्वाद में कमी हो सकती है, लेकिन अब वह नखरे नहीं कर सकता था। ओरियो के साथ जल्दी से लंच करने के बाद सूमो ने शेल्टर का दरवाज़ा खोला और बार बार कंफर्म किया कि धुंध वाले खंडहरों में अभी भी धुंध छंटने के कोई संकेत नहीं दिख रहे थे। उसने अपने सारे बैटरी से चलने वाले इक्विपमेंट चार्जिंग पर लगा दिए और चार्जिंग इंडिकेटर लाइट जलते हुए देखा।
सूमो अपने छोटे से बिस्तर पर लौटा, सायोनिक पानी का एक घूंट लिया और आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। लगभग 3 घंटे तक लगातार हाई इंटेंसिटी वाले एक्सपेरिमेंटल ऑपरेशन शारीरिक और मानसिक ताकत दोनों के लिए एक बड़ी परीक्षा थी। सायोनिक पानी से एनर्जी मिलने के बाद भी सूमो को थोड़ी मानसिक थकान महसूस हो रही थी। कुछ दिनों बाद वह अब पहले जैसा इंसान नहीं रहा था। भले ही खंडहरों में मौजूद राक्षसों के शरीर से कोई गंध नहीं आती थी और ओरियो उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाता था, सूमो को भरोसा था कि वह पिछली बार मिले राक्षसों को आसानी से हरा सकता है। सूमो 40 से 50 मिनट तक अच्छी नींद सोया और फिर धीरे धीरे उठा। जब से मैं इस बंजर ज़मीन पर आया हूँ, मेरी नींद की क्वालिटी हर दिन बेहतर हो रही है। 3 घंटे लगातार ज़्यादा मेहनत वाले काम के लिए बस इतना कम आराम का समय चाहिए और मैं पूरी तरह से ठीक हो जाता हूँ। बेड के किनारे टेक लगाकर सूमो धीरे धीरे उठकर बैठ गया। आराम के बाद उसकी आंखों से थकान और नींद पूरी तरह से गायब हो गई थी। उसने बेडसाइड टेबल पर रखा सायोनिक पानी का कप उठाया और बचा हुआ सारा पानी पी लिया। फिर सूमो उस पानी की टंकी के पास गया जहां सायोनिक पानी रखा था। पिछली बार जब वह खंडहरों में गया था तो वह सायोनिक पानी नहीं लाया था और उसे नुकसान हुआ था। इस बार उसे पक्का काफ़ी सारा पानी लाना था। सायोनिक पानी की 3 बड़ी बोतलें भरने के बाद सूमो कल्चर मीडियम के पास गया, लटके हुए कपड़े उतारे और उन्हें पहनने लगा। ओरियो भी जल्दी से दौड़कर आया, ये दिखाते हुए कि वह तैयार है। अच्छा, आज हमें जाकर देखना है कि अंदर क्या है। यह एक मुश्किल लड़ाई होने वाली है। क्या तुम तैयार हो? वूफ वो ओरियो ने अपने अगले पंजों से ज़मीन पर जोर लगाया, सीधा खड़ा हो गया, जिससे पता चला कि वह तैयार है। हथियार और इक्विपमेंट रूम में लौटकर सूमो ने सबसे पहले ओरियो को पहले से बनाया हुआ रेनकोट पहनाया, फिर अपना आर्मर पहनना शुरू किया। इस बार उसे दुश्मन का सीधे सामना करना था, इसलिए सूमो ने अपनी स्किन को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों से सीधे संपर्क से बचाने के लिए अंदर ऑप्टिकल कॉम्बैट सूट पहनने का फैसला किया। म्यूटेटेड मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए आर्मर बाहर पहना जाएगा। अपना इक्विपमेंट पहनने के बाद उसने पूरी तरह चार्ज किया हुआ बढ़िया लोहे का इलेक्ट्रिक भाला उठाया, ये कन्फर्म करने के लिए कि वह काम कर रहा है। उसे चालू और बंद करके देखा और फिर उसे एक तरफ रख दिया। उसने 5 बेहतरीन क्वालिटी के एक्सप्लोसिव बोल्ट निकाले, उन्हें ध्यान से इलेक्ट्रिक क्रॉसबो की मैगजीन में लोड किया और सेल्फ चेक बटन दबाया। कोई दिक्कत न होने की पुष्टि करने के बाद सूमो ने उसे अपने स्टोरेज स्पेस में रख दिया। इलेक्ट्रिक भाले को एक्टिवेट होने में 1 सेकंड से भी कम समय लगा, लेकिन इलेक्ट्रिक क्रॉसबो को पूरे 3 सेकंड लगे। इतने कम समय में लड़ाई में ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है। इसे पहले से एक्टिवेट करके स्टोरेज में रखने से ज़रूरत पड़ने पर वह इसे तुरंत निकालकर फायर कर सकता था। उसका पूरा इक्विपमेंट अब तैयार था। सूमो ने अपनी मुट्ठियां भींची, बार बार अपनी उभरी हुई बाइसेप्स और मजबूत बाहों को महसूस किया, फिर पक्के इरादे से एंट्रेंस का दरवाज़ा खोला और रास्ते में चला गया। उसने पासवर्ड डाला, बड़ा दरवाज़ा खुल गया। दूर के खंडहर अभी भी काले धुंध में ढके हुए थे, जो डरावने और भयानक लग रहे थे। दूरी बहुत कम थी, इसलिए सूमो ने बगी चलाने का विचार छोड़ दिया। उसने इलेक्ट्रिक भाला उठाया और ओरियो को साथ लेकर कदम कदम पर खंडहरों की ओर चलने लगा। पीली जमीन पर रेत उड़ रही थी। कभी कभी 1 या 2 छोटे रेत के तूफान काले धुंध में घुसकर गायब हो जाते थे। वीरान जमीन पर एक आदमी और एक कुत्ता पक्के इरादे से आगे बढ़ रहे थे। अगर इसके साथ स्पेस क्रॉसिंग BGM होता तो इसमें एक अनोखी वीरान खूबसूरती का एहसास होता। जैसे जैसे वे करीब आते गए, काले धुंध से आने वाला दबाव वाला एहसास और भारी होता गया। जब वे लगभग 20 मीटर दूर पहुंचे तो धुंध के गुच्छे तेजी से फैल गए, जैसे अदृश्य मुंह सूमो को निगलने के लिए बेताब हों। क्या ये वही दीवार है जिसे मैंने खोदा था? सूमो शांत रहा, धीरे धीरे लगभग 10 मीटर आगे बढ़ा। इस बार अंदर का नज़ारा हल्का हल्का दिख रहा था। पिछली बार उसने जो मिट्टी की दीवार में गड्ढा खोदा था वह ठीक उसके सामने लग रहा था। बगल में देखने पर सच में वही जगह थी जहां से वह पिछली बार अंदर गया था। लियांगफेंग टाउन वापस आ गया। वर्ल्ड चैट चैनल में किसी ने भी लगातार 2 बार एक ही खंडहर में एंट्री नहीं की थी। अब लियांगफेंग टाउन को देखकर सूमो को समझ नहीं आ रहा था कि खुश हो या परेशान। क्या उसे एक डोंगफेंग मिसाइल निकालकर उसमें फायर करने की कोशिश करनी चाहिए? जैसे ही यह अजीब ख्याल आया, सूमो ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और उस खतरनाक सोच को अपने दिमाग से निकाल दिया। डिलीवरी से तुरंत खुशी मिलती है, लेकिन सामान ढूंढना मुश्किल होता है। एक बहुत अच्छी क्वालिटी की डिलीवरी लेने के बाद लियांगफेंग टाउन शायद बराबर हो जाएगा। अगर वह कुछ टुकड़े भी उठा लेता तो भी यह घूमने जितना फ़ायदेमंद नहीं होता। छोड़ो, मैं बस अंदर घुस जाता हूँ। मैं अब पिछली बार के उन 2 मॉन्स्टर्स से नहीं डरता। ओरियो को थपथपाने के लिए नीचे झुकते हुए सूमो ने पक्के तौर पर उठकर ओरियो को काली धुंध के बड़े से मुंह में ले गया। अगले ही पल ऊंची काली धुंध के बादलों का समुद्र अचानक आसमान और धरती के बीच से गायब हो गया, जैसे कुछ कभी हुआ ही न हो।
बिना किसी टारगेट के अकेली पीली रेत बस आगे बढ़ती जा रही थी। रिकॉर्ड, आप खंडहर में घुस गए हैं। रिकॉर्ड, गेम पैनल के फंक्शन सील हैं। कृपया खंडहर से बाहर निकलने के बाद उनका इस्तेमाल करें। जैसे ही सूमो अंदर आया, गेम का प्रॉम्प्ट बज उठा। उसी समय आसपास की धुंध छंटने लगी, जिससे पिछली बार के मुकाबले थोड़ी ज्यादा दूरी दिखाई देने लगी। इस बार ये पूरे 6 या 7 मीटर था, और जैसे ही सूमो अंदर आया, ये तेजी से गायब होता गया। यह अभी भी वही जानी पहचानी गंध है, जले हुए कोयले जैसी और सड़ते हुए मांस जैसी भी। कोई हैरानी नहीं कि ओरियो की सूंघने की शक्ति बहुत कम हो गई है। पास की गंध को 2 बार सूंघने के बाद सूमो ने मुंह बनाया और आगे बढ़ गया। आंगन की छोटी दीवार जो पहले फट गई थी, न तो ठीक की गई थी और न ही उसमें कोई निशान था। मिट्टी के कुछ बड़े ढेले अभी भी जमीन पर आराम से पड़े थे। क्या ये दूसरे जीवों के पैरों के निशान हैं? जैसे जैसे उसकी नज़र बेहतर होती गई, सूमो ज्यादा से ज्यादा डिटेल देख पा रहा था। टूटे हुए मिट्टी के ढेले के अंदर की तरफ 3 पंजों वाला एक पैरों का निशान साफ दिख रहा था। ये पैरों का निशान मेरी हथेली से भी बड़ा है। ये किस तरह का जीव है? 2 बार नकल करने की कोशिश करते हुए सूमो ने खुद से कहा। यह अजीब निशान 2 हथेलियों जितना बड़ा था, साफ तौर पर किसी काफी वजनी जीव का था। लेकिन दिक्कत यहीं खड़ी हुई। इतने भारी जीव का वजन सहते हुए नाजुक मिट्टी के ढेले टूटने का कोई निशान नहीं दिखा रहे थे। इतना बड़ा निशान, फिर भी इतना हल्का शरीर। एक ही जीव पर 2 बिल्कुल अलग अलग खूबियां दिखने से सूमो तुरंत सावधान हो गया। गैप पार करके आंगन में घुसते ही धुंध छट गई और नज़ारा अचानक खुल गया, जैसे वह अपने इलाके में लौट आया हो। सूमो ने जो 3 दरवाजे जोर से तोड़े थे, वे पूरी तरह खुले हुए थे और लोहे की टूटी हुई जंजीरें जमीन पर मुड़ी हुई पड़ी थीं। अंदर के कमरे के दरवाजे तक जाते हुए सूमो नीचे बैठा, अपनी टॉर्च निकाली और जमीन पर रोशनी डाली। धूल के छटने के निशान देखे। अच्छा, ऐसा लगता है कि इस टूटी हुई दीवार ने दूसरे जीवों को अपनी ओर खींचा। घर के अंदर कोई निशान नहीं है, तो शायद वे खजाने के पीछे नहीं थे। मुझे बस यह नहीं पता कि खंडहरों में अभी भी इंसान है या नहीं। आंगन से बाहर निकलते हुए सूमो के ख्यालों में हलचल हुई और उसने रास्ता साफ करने वाली लोहे की कुल्हाड़ी उठाई। गांव के आंगन आमतौर पर ज्यादा दूर नहीं होते। टूटी हुई आंगन की दीवार से 10 मीटर से भी कम दूरी पर एक और आंगन था। कुछ तेज झटकों के साथ सूमो ने लोहे की कुल्हाड़ी चलाई, पिछली बार से ज्यादा कुशलता से, और एक छेद कर दिया। लोहे की कुल्हाड़ी को याद करते हुए और अपने हाथ में बढ़िया लोहे का इलेक्ट्रिक भाला लेते हुए सूमो सावधानी से उस छेद के पास खड़ा हो गया। अंदर देख रहा था। ये परिवार पिछले वाले से थोड़ा ज्यादा अमीर लग रहा है। यहाँ 4 कमरे हैं और ऐसा लगता है कि जानवरों को पालने के लिए खास तौर पर एक छोटा कमरा भी है। सभी दरवाजे बंद हैं, लेकिन ऐसे ताले मुझे नहीं रोकेंगे। ऐसा नहीं लगता कि कोई राक्षस के निशान हैं। एनालाइज करने के बाद सूमो ने ध्यान से और धीरे धीरे गैप पार किया और मिट्टी की दीवार के पास रहकर अंदर चला गया। वह बिना किसी रिएक्शन के आंगन के बीच में पहुंच गया। जैसे ही सूमो ने राहत की सांस ली, अचानक एक हल्की सी आवाज हुई। धमाका साफ दिख रहा था। जो जानवरों के पालन पोषण का कमरा लग रहा था, उसके लोहे के दरवाजे पर एक इंसान के सिर के साइज का उभार दिखाई दिया। धत्तेरे की, अंदर कुछ है। बूम बूम बूम, तेज होते धमाकों की आवाज हवा में गूंज रही थी। लोहे का दरवाजा साफ दिख रहा था कि टेढ़ा हो रहा है और उसमें एक छोटा सा गैप बन गया था। इतना जबरदस्त असर देखकर सूमो ने अब और देर नहीं की। उसने सीधे अपना इलेक्ट्रिक क्रॉसबो निकाला और उसे लोहे के दरवाजे पर निशाना लगाया, जो अभी पूरी तरह से टूटा नहीं था। यह क्या चीज है? इतना जबरदस्त असर, और यह इतनी जल्दी बाहर निकल सकता है। ओरियो पहले ही उसके बगल में अपने दांत निकालकर गुर्रा रहा था, लेकिन क्योंकि दुश्मन छिपा हुआ था, इसलिए उसने हालात का पता लगाने के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। मुंह, एक धीमी मुंह की आवाज हवा में गूंजी, जो सूमो के कानों तक पहुंची। अगले ही सेकंड में आखिरी धमाके से लोहे का दरवाजा जोर से फट गया और लोहे के टुकड़े बर्फ के टुकड़ों की तरह बिखर गए। हवा की सरसराहट, ये देखे बिना भी कि कौन सा भयानक जानवर बाहर निकल रहा है, सूमो ने बिना कुछ कहे ट्रिगर दबा दिया। पिक्रिक एसिड वाला विस्फोटक क्रॉसबो बोल्ट एक हमिंगबर्ड की तरह टूटे हुए छेद में घुस गया। बूम, किसी चीज से टकराने पर एक जोरदार धमाका हुआ, जो पहले से भी ज्यादा तेज था। शॉकवेव से जमीन से धूल के बादल उड़ गए, जो चारों तरफ फैल गए। आंखों को चौंधिया देने वाली आग ने तुरंत ब्रीडिंग रूम के अंदर आग लगा दी। आग की लपटों के बीच से एक परछाई बाहर निकली। उसका निशाना ठीक सूमो था, जो मिट्टी की दीवार के पास खड़ा था। इस समय आग की रोशनी में सूमो ने आखिरकार ब्रीडिंग रूम के अंदर के राक्षस को देखा। ये धरती पर बैल जैसा एक जीव था। उसके कानों के पास उसके 2 टूटे हुए सींग थे। उसके सींगों से खून बह रहा था, लेकिन इससे उसकी जानलेवा ताकत पर जरा भी असर नहीं पड़ा।
हमला करने वाले राक्षस बैल का सामना करते हुए सूमो ने एक और तीर चलाया और साथ ही पीछे की ओर लुढ़क गया। विस्फोटक क्रॉसबो बोल्ट सीधे राक्षस बैल से टकराया। लुढ़कते समय सूमो के पास अपने पीछे की लड़ाई के बारे में चिंता करने का समय नहीं था। शॉकवेव का असर ऐसा लगा जैसे अदृश्य हाथों ने उसे आगे धकेल दिया हो। जमीन पर गिरते ही सूमो तुरंत देखने के लिए मुड़ा और उसके सिर के बाल तुरंत खड़े हो गए। ये तीर जरूर राक्षस बैल के सिर पर लगा होगा। जिस सिर पर पहले से ही टूटे हुए सींग थे वह अब विस्फोटक क्रॉसबो बोल्ट से आधा उड़ गया था। दिमाग का गूदा काले लावा की तरह आधे उड़े हुए सिर से नीचे बह रहा था। उस राक्षस बैल के चारों पैर खंभों जैसे थे। हालांकि उसका सिर उड़ गया था लेकिन उसके पैर अभी भी मिट्टी में गड़े हुए थे, बिना हिले डुले। इस भयानक नज़ारे को देखकर सूमो को उल्टी जैसा महसूस हुआ। हालांकि वह राक्षस बैल सूमो को ट्रिगर दबाने से नहीं रोक पाया। एक और धमाका करने वाला क्रॉसबो बोल्ट फायर किया गया। इस बार स्कोप के नीचे वह आराम से राक्षस बैल के सिर के बचे हुए आधे हिस्से में घुस गया। एक शॉकवेव फैली। सूमो ने जल्दी से अपनी नज़र हटाई और फिर धमाके के बाद वापस देखा। तेज पिकरिक एसिड के धमाके ने राक्षस बैल का पूरा सिर पूरी तरह से खत्म कर दिया, जिससे उसके बचने का कोई मौका नहीं बचा। क्या ज़बरदस्त चीज़ है। अगर पिछली बार मेरा सामना इस जानवर से हुआ होता तो शायद मैं जिंदा वापस नहीं आ पाता। सूमो चौंक गया, फिर भी उसने 3 और धमाका करने वाले क्रॉसबो बोल्ट निकाले और उन्हें मैगजीन में लोड कर लिया। पिकरिक एसिड के धमाके से लगी आग अभी भी ब्रीडिंग रूम के अंदर जल रही थी। टूटे हुए दरवाजे से काले धुएं के गुबार निकल रहे थे जो आसमान में एक साफ सिग्नल बना रहे थे, जैसे भेड़ियों का धुआं। मुझे जल्दी से सामान लूटना होगा, नहीं तो अगर आग फैली तो ये सारे घर जल जाएंगे। खड़े होकर सूमो ने क्रॉसबो को वापस अपनी स्टोरेज स्पेस में रखा और जल्दी से पास के कमरे की ओर चला गया। अपनी कुल्हाड़ी निकालकर उसने दिखने में सुरक्षित लकड़ी के दरवाजे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। टूटे हुए लकड़ी के दरवाजे को लात मारकर खोलने पर अंदर का नज़ारा सूमो को दिखाई दिया। एक और टीवी। शेल्टर में पुराने भारी टीवी की तुलना में ये टीवी कहीं ज़्यादा एडवांस था। सिर्फ उसकी बनावट देखकर ही वह समझ गया कि यह एक नया LCD टीवी है। खिड़की के पास वाली टेबल हालांकि बड़ी नहीं थी और उसमें कुछ गड़बड़ होने के साफ निशान दिख रहे थे, फिर भी उस पर बहुत सी छोटी मोटी चीज़ें धूल खा रही थीं। पिछले घर के मुकाबले यहाँ का बिस्तर बेहतर था और उस पर फफूंदी के कोई निशान नहीं थे। जैसा सोचा था, इनाम और रिस्क सीधे तौर पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जब सूमो ने अपना सामान इकट्ठा करना शुरू किया तो उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आ गई जिसे दबाया नहीं जा सका। उसने दीवार पर लगे टीवी से ध्यान से स्क्रू निकाले, उसे नीचे उतारा और टेबल पर रख दिया। उसने बिस्तर से सारा बिस्तर इकट्ठा किया, उसे फैलाया और फिर टेबल और उसकी दराजों से सारा अलग अलग सामान रोल करके बिस्तर पर रख दिया। एक हाथ से बिस्तर और दूसरे हाथ से टीवी उठाए, सूमो हिम्मत करके कमरे से बाहर निकला और सब कुछ जमीन पर रख दिया। अभी भी 3 कमरे बचे थे और आग बढ़ती जा रही थी। बिना टाइम बर्बाद किए जैसे ही सूमो दूसरा लकड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाने की तैयारी कर रहा था, ओरियो के जोरदार भौंकने की आवाज़ आई। खुद ही सूमो ने जल्दी से अपना बढ़िया लोहे का भाला उठाया, उसे हाथ में पकड़ा और ओरियो की तरफ देखा। उसे देखते ही सूमो का दिल तुरंत बैठ गया। शेर या तिब्बती मैस्टिफ। उसके रोएंदार फर ने उस जानवर की गर्दन के चारों ओर एक घेरा बना दिया था और अगर उसका डरावना और घिनौना चेहरा न होता तो वह खिलते हुए सूरजमुखी जैसा दिखता। दोस्त, अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं यहाँ सिर्फ आग बुझाने आया हूं तो क्या तुम मेरा यकीन करोगे? बिना कोई बदलाव किए सूमो 2 कदम पीछे हटा, चुपचाप मिट्टी की दीवार के पास पहुंचा। बड़ा मॉन्स्टर टूटी हुई जगह पर खड़ा था, चुपचाप सूमो को देख रहा था। उन बेवकूफ मॉन्स्टर से अलग यह मॉन्स्टर थोड़ी होशियार लग रहा था, अपना सिर झुकाकर सूमो को देख रहा था। ओरियो पहले ही फुर्ती से दीवार के ऊपर कूद गया था, सूमो से भी तेज चल रहा था और मॉन्स्टर पर पागलों की तरह भौंक रहा था। क्या तुम इंसान हो? क्या तुम मुझे अपने साथ ले जाने आए हो? सूमो, जो पहले से ही कच्ची दीवार के नीचे खड़ा था, उसने अचानक मॉन्स्टर को बोलते सुना और उसके रोंगटे तुरंत खड़े हो गए। आवाज़ मेटल की खरोंच जैसी कर्कश थी, खासकर शुरू में हकलाना, जो नरक से आए किसी भूखे भूत की बड़बड़ाहट जैसी लग रही थी। हाँ, मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ। चलो साथ चलते हैं। सूमो ने जवाब देने की कोशिश की लेकिन उसने अपनी सावधानी नहीं छोड़ी, किसी भी पल भागने के लिए तैयार था। बोलने वाले मॉन्स्टर की तो बात ही छोड़िए, अगर आज उस पर कार भी चढ़ा दी जाए तो भी सूमो को ज़रा भी हैरानी नहीं होगी। जब से इस खंडहर में घुसा हूँ, हर चीज़ में एक अजीब सा एहसास हो रहा था। बेतुकी चीज़ों की खूबियाँ, एक काला कुत्ता जो टूटी रीढ़ के साथ भी लड़ सकता था, एक राक्षस बैल जिसे दर्द नहीं होता था और जिसमें बहुत ताकत थी, और एक तिब्बती मैस्टिफ जो डियाब्लो के सिम्बा जैसा दिखता था। सूमो की बातें सुनने के बाद तिब्बती मैस्टिफ ने अपने विचार रोक दिए, ध्यान से सूमो को देख रहा था, कुछ सोच रहा था।
लेकिन अगले ही सेकंड तिब्बती मैस्टिफ की आंखों की चमक कम हो गई और गुस्से का एक निशान पानी की तरह बाहर निकला। तुम सब छोड़ने वालों को मौत मिलनी चाहिए, मरने लायक हो। ये कहने के बाद तिब्बती मैस्टिफ पूरी तरह से पागल हो गया और उस छेद से अंदर घुस गया। उसका निशाना साफ तौर पर सूमो था। ओरियो, भागो, ऊपर मत जाओ, वापस मत भागो। अगले ही पल सूमो ने सीधे अपने हाथ में पकड़ा हुआ बढ़िया लोहे का इलेक्ट्रिक भाला उठाया, चिल्लाया और मिट्टी की दीवार पर कूदकर बाहर चढ़ गया। उसके इलेक्ट्रिक जूतों की तेजी से ये मिट्टी की दीवार बिल्कुल भी दिक्कत नहीं थी। सूमो 2 तेज कदमों में बाहर चढ़ गया। वह देखने के लिए मुड़ा। आंगन के बीच में रखा एलसीडी टीवी तिब्बती मैस्टिफ ने कुचलकर टुकड़े टुकड़े कर दिया था और कांच के टुकड़े हर जगह बिखरे हुए थे। धत तेरे की, मेरे टीवी की कमीने। दिल के दर्द को नज़रअंदाज करते हुए सूमो दीवार से नीचे उतरा और तेजी से सिर नीचे करके अंदर भागा। मुझे दूरी बनानी होगी, नहीं तो मेरे क्रॉसबो बोल्ट बेकार हो जाएंगे। जहां तक नज़दीकी लड़ाई की बात है, इस चीज़ से कौन लड़ सकता है। एक पल सोचने के बाद सूमो ने इस बात की परवाह नहीं की कि आगे क्या होगा। वह सीधे 2 तेज कदमों में दीवार पर चढ़ गया और फिर दीवार फांदकर अगले आंगन में चला गया। उसके पीछे तिब्बती मास्टिफ अब धनुष से निकले तीर की तरह पीछा कर रहा था और ठीक सूमो के दीवार पर चढ़ने से पहले वह दीवार से टकरा गया। लेकिन ये दिखने में कमज़ोर मिट्टी की दीवार गिरी नहीं, बल्कि इसने तिब्बती मास्टिफ को वापस उछाल दिया। भौंक। दीवार के ऊपर बैठे सूमो ने हैरानी से देखा कि तिब्बती मास्टिफ को उस कमज़ोर दिखने वाली मिट्टी की दीवार ने ज़मीन पर उछाल दिया और वह कुत्ते की तरह उकड़ू बैठ गया। इससे पहले कि सूमो कुछ और रिएक्ट करता, तिब्बती मास्टिफ ने फिर से हमला किया, लेकिन उसका इंतजार फिर से उछालने ही किया। इस बार सूमो ने इसे साफ देखा। दीवार पर एक अदृश्य झिल्ली चढ़ी हुई थी। जब तिब्बती मास्टिफ ने उस पर हमला किया तो झिल्ली तेजी से सख्त हो गई और एक लाइट बैरियर बन गई। लाइट बैरियर पर 2 लाइनें साफ साफ लिखी हुई थीं। झिंग जुएफिंग, कृपया अपने कुत्ते को पट्टे पर रखें। मेरा बच्चा अभी छोटा है, उसे डराओ मत। ठीक है, ठीक है, अगली बार मैं उसे पट्टे पर जरूर रखूंगा। हर बार जब तिब्बती मास्टिफ टकराता तो साफ और सुंदर चीनी अक्षरों की 2 लाइनें चमकती और उसे दीवार के बाहर रखती। शायद ये समझकर कि वह सूमो से निपट नहीं सकता, तिब्बती मास्टिफ रुक गया। उसकी आंखों में तेज रोशनी चमक रही थी। वह जमीन पर बैठ गया। वह जा नहीं रहा था। अरे बूढ़े कमीने, मैंने एक बग का फायदा उठाया है तो मैं तुमसे क्यों डरूंगा। तिब्बती मास्टिफ का निराश चेहरा देखकर सूमो दीवार के ऊपर से जोर से हंसा और फिर अपने स्टोरेज स्पेस से इलेक्ट्रिक क्रॉसबो निकाला। दीवार के साथ साथ सूमो सावधानी से आगे बढ़ा, तिब्बती मास्टिफ से दूरी बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। बदकिस्मती से ये जानवर भी बहुत चालाक था, हमेशा सूमो से 4 मीटर के दायरे में रहता था। सूमो चलता और तिब्बती मास्टिफ भी चलता। उसने उसे कभी भी एक्सप्लोसिव क्रॉसबो बोल्ट की रेंज में आने का मौका नहीं दिया। ठीक है, ठीक है, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ कोई कमी का फायदा उठा रहे हो, है ना। 5 एक्सप्लोसिव क्रॉसबो बोल्ट निकालकर सूमो ने गेम पैनल से उनकी जगह 5 आम क्रॉसबो बोल्ट लगाए, अपना क्रॉसबो उठाया और फायर किया। वूश, पूरा लोहे का क्रॉसबो बोल्ट रस्सी से बाहर निकला। भले ही यह हाई स्पीड क्रॉसबो बोल्ट नहीं था, इतनी कम दूरी पर एक आम क्रॉसबो बोल्ट की शुरुआती स्पीड भी काफ़ी ज़बरदस्त होती। नीचे तिब्बती मास्टिफ, जिस पर अचानक डिंग की आवाज़ के साथ क्रॉसबो बोल्ट लगा, वह तुरंत जोर जोर से चिल्लाने लगा। कितनी अफसोस की बात है कि इस जानवर ने इतनी जल्दी रिएक्ट किया, वरना मैं अभी इसकी आंख में गोली मार देता। जिस पल क्रॉसबो बोल्ट आया, उस विशाल तिब्बती मास्टिफ ने जैसे किसी दैवीय प्रेरणा से अपना सिर घुमाया, जिससे बोल्ट उसके शरीर पर लगा। जल्दी से क्रॉसबो को रीलोड करके सूमो ने तिब्बती मास्टिफ पर एक और तीर साधा। इस बार क्रॉसबो बोल्ट सीधे तिब्बती मास्टिफ के चेहरे पर लगा, जिससे काला खून तेजी से बाहर निकला। आओ इंसान, तुम्हें मरना ही होगा। 2 तीर लगने के बाद तिब्बती मास्टिफ ने सबक सीख लिया और तेजी से पीछे हट गया। दीवार के एक दूर कोने में खड़ा होकर सूमो को देखा और फिर गायब हो गया। धुंध उसकी नज़र को धुंधला करने लगी और दूर घने कोहरे में सूमो यह नहीं देख पा रहा था कि तिब्बती मास्टिफ कहाँ है, इसलिए वह लाचार होकर अपने क्रॉसबो बोल्ट को वापस एक्सप्लोसिव वाले में बदल पाया। मैं निश्चित रूप से पुराने आंगन में नहीं जा सकता। वह जानवर शायद अभी भी मेरा इंतजार कर रहा है। अगर मैं बाहर गया तो मुझ पर हमला होगा। कितनी परेशानी है। दीवार पर बैठे सूमो ने नए आंगन का जायजा लिया। पहले के शानदार आंगन की तुलना में ये भी कम प्रभावशाली नहीं था। वहाँ 4 घर और एक मुर्गियों का बाड़ा था, लेकिन अंदर की मुर्गियाँ गायब हो गई थीं, सिर्फ बाड़े की बाड़ अकेली खड़ी थी। ओरियो को जांच करने का इशारा करके सूमो दीवार पर ही रहा, एक हाथ में इलेक्ट्रिक क्रॉसबो पकड़े हुए, नीचे आंगन की ओर निशाना साधे हुए। एक हाथ खाली करके उसने मिट्टी की दीवार की बनावट महसूस की, मिट्टी का एक छोटा टुकड़ा तोड़ा, उसकी जांच की और एक नतीजे पर पहुंचा। ऐसा लगता है कि आंगन की दीवारें सुरक्षा के लिए हैं।
अगर दीवारें टूट गईं तो राक्षस अंदर घुस सकते हैं। पिछले 2 आंगनों में राक्षसों ने तभी जोर शोर से हमला करना शुरू किया जब मिट्टी की दीवारें क्षतिग्रस्त हो गईं। तिब्बती मास्टिफ भी टूटे हुए गैप से अंदर घुसकर हमला कर सकता था। क्योंकि यह मिट्टी की दीवार साबुत थी, इसलिए तिब्बती मास्टिफ अंदर नहीं घुस पाया। कितनी चमत्कारी शक्ति है, काश ये क्षमता मुझे भी मिल पाती। ओरियो को यह इशारा करते देख कि सब ठीक है, सूमो ने हल्की सांस ली और मिट्टी की दीवार से नीचे कूद गया। बिना किसी राक्षस के हमले के साबुत आंगन में कदम रखते हुए सूमो को एक अजीब सा एहसास हुआ। यह एहसास और भी गहरा हो गया, खासकर जब उसने जोश से सबसे बाहरी घर का दरवाज़ा खोला। उसकी आंखों के सामने आटे के 3 बड़े बोरे थे जो एक कोने में करीने से रखे थे। उनकी रंगीन पैकेजिंग से पता चल रहा था कि वे किसी बड़े ब्रांड के थे। त्यानिक्सी प्रांत, जियांगपिंग शहर, हुआलियन काउंटी अनाज कार्यशाला। एक बोरा 25 किलो का है, यानी 50 जिन। ये त्यानिक्सी प्रांत कहाँ है? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। अक्षर साफ साफ लिखे थे और सूमो हर एक अक्षर को समझ रहा था, लेकिन जब उन्हें एक साथ रखा गया तो यह उसके ज्ञान में एक कमी थी। चीन में सच में जियांगशी प्रांत था और सूमो पृथ्वी पर रहते हुए उसकी प्रांतीय राजधानी नानचांग भी गया था, जहां उसने उनका खास थरी कप चिकन खाया था। लेकिन इस त्यानिक्सी प्रांत के बारे में उसने कभी नहीं सुना था। लगता है मेरा पिछला अनुमान गलत था। ये निश्चित रूप से वह पृथ्वी नहीं है जिस पर मैं था। क्या ये कोई दूसरी समानांतर दुनिया है? सूमो ने आटे का एक बोरा उठाया और उसे अपने कंधे पर लाद लिया, खुद से बड़बड़ाते हुए। 50 जिन आटा भारी नहीं था और अपने स्टोरेज स्पेस की सुविधा के कारण सूमो ने तीनों बोरों को जल्दी से आंगन के बीच में रख दिया। घर लौटकर सूमो ने मेज को देखा। मेज पर कई उल्टी पड़ी मसाले की बोतलें थीं। सिरका पूरी तरह सूख गया था, लेकिन नमक ठीक था, एकदम सफ़ेद। हालांकि मिर्च का तेल मेज पर जम गया था और निश्चित रूप से इस्तेमाल करने लायक नहीं था। इधर उधर खोजने पर सूमो को मेज के नीचे एक कार्डबोर्ड के डिब्बे में कई तरह के मसाले मिले। हे भगवान, ये परिवार जरूर खाने का शौकीन रहा होगा। उन्होंने बहुत सारे मसाले तैयार कर रखे थे। मेरे लिए कितना सुविधाजनक है। सूमो, हाहा। 250 ग्राम रिफाइंड नमक के 3 पैकेट, जो एक आदमी के लिए 1 साल से ज़्यादा समय तक बिना किसी दिक्कत के खाने के लिए काफ़ी हैं। 500 ग्राम मोटे नमक के 2 पैकेट, शायद सब्जियां अचार बनाने के लिए। ल्यू शौजे का माला 12 मसाले का 1 पैकेट, 60 ग्राम्स। मामा ले चिकन एसेंस का 1 पैकेट, 40 ग्राम्स। ऑयस्टर सॉस की 2 बंद बोतलें, एक 200 मिलीलीटर, डार्क सोया सॉस की 1 बंद बोतल, 300 मिलीलीटर और तिल के तेल की 1 बोतल, 40 मिलीलीटर्स। सभी मसाले पूरी तरह से सील थे और अंदर का स्वाद मुश्किल से ही उड़ा था। जैसे ही सूमो ने डिब्बा उठाया, वे आपस में टकराए, जिससे खनकने की आवाज़ आई। डिब्बा आंगन के बीच में रखकर सूमो घर वापस आया और चारों ओर देखा। उसने पूरी कोशिश करने का फैसला किया और सीधे टेबल से कटिंग बोर्ड, क्लीवर, बेलन, पास्ता मेकर, स्टर फ्राई करछूल, स्टर फ्राई स्पैचुला, कई स्टेनलेस स्टील के बेसिन, एक बड़ा पानी का बर्तन, कई खाने की प्लेटें, बड़े कटोरे और 2 खाना पकाने वाली लोहे की कड़ाही ले ली। किचन, जो थोड़ी भीड़भाड़ वाली थी, सूमो की लूटपाट के बाद अचानक बड़ी हो गई। कुछ सोचने के बाद सूमो टेबल पर खड़ा हुआ, किचन का लाइट बल्ब खोला और फिर टेबल को आंगन के बीच में ले गया। एक सच्चा कबाड़ इकट्ठा करने वाला होने के नाते उसे हर तरह का कबाड़ उठाना चाहिए। सस्ता सामान न खरीदना बेकार है। एक भी चीज़ छूट जाना बाद में बहुत बड़ा नुकसान होगा। खुश होकर सूमो ने खजाने की दूसरी तिजोरी का दरवाज़ा खोला। ये साइड बेडरूम होना चाहिए। कितनी अफसोस की बात है, इस परिवार ने साइड बेडरूम में टीवी लगाने की जहमत नहीं उठाई और बिस्तर की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। अपने सामने बहुत ज़्यादा फफूंद लगे बिस्तर को देखकर और फिर उस एकदम नए बिस्तर को याद करके जिसे उसने पहले छोड़ दिया था, सूमो को तुरंत दिल का दर्द हुआ। खुशकिस्मती से कुछ चीज़ें ढूंढने के बाद सूमो को खिड़की के पास कैबिनेट के दराज में कुछ काम की चीज़ें मिलीं। एक कैंची, एक नेल क्लिपर, एक छोटा शीशा, 4 बेकार नोटबुक और 3 जेल पेन। एक छोटा डेस्क लैंप जिसे यूएसबी से चार्ज किया जा सकता था और एक पुराने ज़माने का मोबाइल फ़ोन जो पता नहीं कितने सालों से रिटायर्ड लग रहा था। पुराने फ़ोन का पिछला कवर हटाकर सूमो ने बैटरी उठाई, उसे देखा और फिर वापस रख दिया। बैटरी अभी भी ठीक है। पुराना फ़ोन बहुत अच्छी क्वालिटी का है, शायद मैं बाहर निकलने के बाद भी इसे इस्तेमाल कर सकूं। मुस्कुराते हुए सूमो ने बस थोड़ा जोर लगाकर एक दराज खोली, उसमें सारा काम का सामान रखा, टेबल पर खड़ी हुई और उसी तरीके से सारा सामान आंगन में ले जाने से पहले लाइट बल्ब निकाल दिया। कितनी अफसोस की बात है। ये परिवार अमीर लग रहा था, लेकिन अंदर ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं थीं। लगता है वे शायद यहाँ ज़्यादा नहीं रहते थे। 2 कमरों का सामान जो ज़मीन पर ढेर लगा था, उसकी पहली एंट्री के मुकाबले ज़्यादा लग रहा था। लेकिन टिबेटन मैस्टिफ द्वारा कुचलकर धूल में मिलाए गए एलसीडी टीवी के बारे में सोचकर सूमो गुस्से से दांत भींचने लगा।
आखिरी 2 अनजान कमरों को देखते हुए सूमो साइड वाले कमरे की तरफ चला गया और मेन कमरा बीच में आखिर के लिए छोड़ दिया। उफ, ये परिवार सच में बहुत गरीब है। कोई हैरानी नहीं कि इसकी रखवाली कोई म्यूटेटेड जीव नहीं कर रहा है। सूमो ने दरवाज़ा जोर से तोड़ने से उड़ी धूल को हटाने के लिए हाथ हिलाया और अंदर झांक कर देखा। बिस्तर पर पहले की तरह ही फफूंद लगी हुई थी और टेबल पर सामान बिखरा हुआ था। कुछ कॉस्मेटिक्स के ढक्कन खुले थे, हवा लग रही थी और वे बहुत पहले सूख चुके थे। टेबल में कुछ देखने के बाद सूमो ने निराश होकर छत से लाइट बल्ब हटा दिया और कुछ समय के लिए बेकार पड़ी छोटी मोटी चीज़ें इकट्ठा करके आंगन के बीच में रख दीं। बस एक कमरा बचा है। मुझे उम्मीद है कि इससे मुझे कुछ उम्मीद मिलेगी। बहुत ज़्यादा भक्ति भाव से सूमो ने दोनों हाथ उठाए और कुल्हाड़ी जोर से नीचे की ओर घुमाई और एक ही झटके में दरवाजे के लॉक पर वार किया। चरमराहट। लकड़ी का दरवाज़ा कुल्हाड़ी के ज़बरदस्त जोर को झेल नहीं सका और तुरंत कई टुकड़ों में टूट गया। सूमो 2 कदम पीछे हटा, कुल्हाड़ी हटाई और पूरी ताकत से दरवाजे पर लात मारी। लकड़ी का आधा दरवाज़ा उसके पैर के जोर से खुल गया और दूसरा आधा दरवाज़ा, जिसमें अकेला चाबी वाला लॉक था, हवा में धीरे धीरे कांप रहा था। अंदर की धूल अंदर आने वाली हवा से तुरंत उड़ गई और हवा में बिखर गई। अपना मुंह और नाक ढककर सूमो दरवाजे पर तब तक खड़ा रहा जब तक अंदर की सीलन भरी बदबू खत्म नहीं हो गई और धूल बैठ नहीं गई। फिर वह कमरे में चला गया। हे भगवान, क्या यह एयर कंडीशनर है? अंदर आते ही सूमो ने सबसे पहले कोने में रखा एक कैबिनेट एयर कंडीशनर देखा। वह हल्का फुल्का एक ब्रांड देख पा रहा था, उस पर लोगो तियान एयर कंडीशनर। फिर अपना सिर घुमाकर सूमो इतना खुश हुआ कि वह लगभग बेहोश हो गया। ये सच में पहाड़ और नदियाँ, ये सोचकर कि कोई रास्ता नहीं है, फिर भी विलो के पेड़ घने हो जाते हैं और फूल खिलकर दूसरे गांव में ले जाते हैं, जैसा मामला था। कमरे के दाहिनी ओर बिस्तर के पास एक टेलीविज़न था और वह कोई और नहीं बल्कि एक LCD टीवी था, बिल्कुल वैसा ही जैसा तिब्बती मास्टिफ ने तोड़ दिया था। इतना ही नहीं, इस LCD टीवी का साइज कम से कम 40 इंच होने का अंदाज़ा था, जो पिछले वाले से कहीं ज़्यादा बड़ा था। सूमो तेज़ी से टीवी के पास गया। LCD स्क्रीन को सहलाते हुए उसका दिल दुख रहा था। पिछला भारी भरकम टीवी बहुत काम आया था और यह ज़्यादा एडवांस दिखने वाला टीवी निश्चित रूप से ज़्यादा मजबूत फंक्शन वाला था। उसने पावर स्ट्रिप हटाई, टीवी को जगह पर पकड़े हुए बोल्ट खोले और पूरी बड़ी स्क्रीन अलग हो गई। थोड़ी सी कोशिश से सूमो ने टीवी उठाया और उसे आंगन के बीच में रख दिया। उसका पहले का मामूली सामान अचानक बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो गया। मुझे यह एयर कंडीशनर भी लेना है। मुख्य घर की ओर मुड़कर सूमो ने थोड़ी ताकत लगाई, छज्जे को पकड़ा, ऊपर चढ़ा और टाइलों पर खड़ा हो गया। एयर कंडीशनर की आउटडोर यूनिट छत के किनारे पर लगी हुई थी, जो मजबूती से फिक्स थी। उसने उसे पकड़े हुए स्क्रू और लोहे की छड़ों को ढीला करने की कोशिश की, लेकिन बिना खास स्क्रू ड्राइवर के वह बहुत मजबूत थी। कुछ सोचने के बाद सूमो ने बस अपनी लोहे की कुल्हाड़ी निकाली और 2 जोरदार आवाज़ों के साथ सभी लोहे की छड़ों को काट दिया। फिर आउटडोर एयर कंडीशनर यूनिट को अपनी स्टोरेज स्पेस में रखा और छत से नीचे कूद गया। अपने शरीर से धूल झाड़ते हुए वह मुख्य घर लौटा, एयर कंडीशनर को उठाकर लाया और उसे बीच में रख दिया। ये पक्का करने के लिए कि उसने गांव वालों का सारा सामान ले लिया है। 3-4 बार चक्कर लगाने के बाद सूमो ये सोचने लगा कि सब कुछ एक साथ कैसे पैक किया जाए। उन्हें सीधे बाहर निकालना नामुमकिन लग रहा था। वह सिर्फ फैंग मिंगयू के उदाहरण का पालन कर सकता था। इन चीज़ों को पकड़कर धैर्यपूर्वक समय खत्म होने का इंतजार कर रहा था, ताकि वह अपने आप खंडहरों से बाहर निकल जाए। इतनी सारी चीज़ों के साथ मैं इन्हें बाहर कैसे निकालूंगा? अपने चारों ओर फैली चीज़ों को देखकर सूमो को सिरदर्द और खुशी दोनों महसूस हुए। गूगल सर्च करो और पढ़ो। उसके स्टोरेज स्पेस में अभी 1 स्क्वायर मीटर से भी कम जगह बची थी, जिससे एक वॉल माउंटेड एयर कंडीशनर और एक टेलीविज़न रखना भी मुश्किल था। इसलिए उसे निश्चित रूप से सभी चीज़ों को एक ही जगह पर रखना था। इस तरह वह चीज़ उस जगह को अपनी मान लेगी, जिससे वह उन्हें सुरक्षित रूप से बाहर निकाल पाएगा। ये सही है। मैं कई बेडशीट को एक साथ बांधकर एक नेट बैग बना सकता हूँ और सभी चीज़ों को उसमें रख सकता हूँ। बिना देर किए सूमो खड़ा हुआ और तुरंत कई कमरों से फफूंदी लगी बेडशीट निकाली, उन्हें ज़मीन पर बिछाया और गांठें बांधना शुरू कर दिया। चौकोर बेडशीट धीरे धीरे एक बड़ी सपाट सतह में बदल गईं। इसे ज़मीन पर फैलाने और सभी चीज़ों को अंदर रखने के बाद सूमो ने सपाट सतह के चारों कोनों को उठाया, जिससे वह एक जेब बन गई। जेब को बांधकर बंद करने और अतिरिक्त हवा निकालने के बाद सूमो बस उस पर बैठ गया, धैर्यपूर्वक समय खत्म होने का इंतजार करने लगा। अगर वह तिब्बती मास्टिफ नहीं होता तो मुझे नहीं पता कि मैं इस बार कितनी चीज़ें बाहर निकाल पाता। कितना दुख की बात है। अगली बार मैं अपना सारा सामान लाऊंगा और उस जानवर से बदला लूंगा। बाहर छिपे हुए तिब्बती मास्टिफ के बारे में सोचकर सूमो गुस्से से अपने दांत पीस रहा था, लेकिन उसके बगल में ओरियो शांत और स्थिर था। भरे हुए बैग पर शांति से लेटा हुआ, वह किसी भी दुश्मन के हमला करने के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं लग रहा था।
उसने चैट देखने और समय बिताने के लिए गेम पैनल खोलने की कोशिश की। दुर्भाग्य से गेम पैनल पूरी तरह से लॉक था, सभी फंक्शन ग्रे हो गए थे और कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखा रहे थे। सूमो ने सिस्टम को बुलाने की भी कोशिश की और चारों ओर देखा, लेकिन कोई संकेत नहीं मिला। ये कैसी जगह है जो सिस्टम की पावर को भी ब्लॉक कर सकती है? कितनी अजीब बात है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि यहाँ एक भी किताब नहीं है। अपनी 2 खोजों के दौरान उसने कम से कम मुट्ठी भर कमरे छान मारे थे। उसे बहुत सारी दूसरी छोटी मोटी चीज़ें मिलीं, लेकिन एक भी किताब नहीं। बच्चों की शुरुआती किताबें या प्राइमरी स्कूल की टेक्स्ट बुक भी नहीं मिलीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे हवा में गायब हो गई हों। अपना सिर हिलाते हुए और इन शक को याद रखते हुए सूमो चुपचाप समय खत्म होने का इंतजार करने लगा। बगल वाले घर में आग भड़क रही थी, घना काला धुआं आसमान में ऊपर उठ रहा था। दूरी के कारण आग अभी यहाँ तक नहीं पहुँचेगी, इसलिए सूमो ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। खंडहर की यह यात्रा काफी फायदेमंद रही। तिब्बती मास्टिफ द्वारा पीछा किए जाने से थोड़ा अस्त व्यस्त होने के अलावा सूमो छोटी मोटी चीज़ों और बड़ी चीज़ों दोनों से बहुत संतुष्ट था। अतिरिक्त समय का फायदा उठाते हुए सूमो ने अपने मन में अपने बेस के डेवलपमेंट की योजना बनाना शुरू कर दिया। 2 घंटे, न ज़्यादा लंबे न छोटे, किसी भी प्लान को फाइनल करने से पहले ही तेजी से बीत गए। जब सूमो ने दोबारा देखा तो वह खुद को बंजर ज़मीन पर वापस पाकर हैरान रह गया। क्षितिज से हल्की धूप आ रही थी और ठंडी हवा चल रही थी, जो उसके कॉम्बैट सूट के हवा के छेदों से अंदर आ रही थी, जिससे सूमो ठंड से 2 बार कांप गया। बहुत ठंड है। जब मैं अंदर गया था तब लगभग 15 डिग्री था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ 5 या 6 डिग्री है। उसने सूरज की स्थिति को देखा। इस बार समय का अंतर पिछली बार से भी ज्यादा है। शायद सुबह के 6 बज चुके हैं। वह शाम को करीब 6 बजे अंदर गया था और जब वह बाहर आया तो सुबह के 6 बज रहे थे। टाइम रेशियो कैलकुलेट करने पर अवशेष में बिताए गए 2 घंटे बाहर की दुनिया में पूरे 12 घंटे के बराबर थे। 6 गुना टाइम डिफरेंस। हालांकि ये देखकर कि उसके नीचे बेडशीट से ढकी सभी चीजें सफलतापूर्वक टेलीपोर्ट हो गई हैं, सूमो के होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बेडशीट की गांठ खोलते हुए सूमो ने इन चीजों के एट्रीब्यूट्स चेक करने की इच्छा को रोका। उसने ओरियो को पहरा देने का इशारा किया और फिर जल्दी से बेस की ओर वापस चला गया। चाहे कभी भी हो, बंजर जमीन हमेशा खतरों से भरी रहती थी। सूमो नहीं चाहता था कि तिब्बती मास्टिफ फिर से उसका टीवी तोड़ दे। अवशेष के एंट्रेंस पर लौटकर उसने ये पक्का करने के लिए पहाड़ी के चारों ओर चक्कर लगाया कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा है। सूमो ने जल्दी से भारी पत्थर के दरवाजे पर पासवर्ड डायल किया और उसे खोल दिया। शेल्टर में कदम रखते ही जैसे ही वह अंदर आया, बिग स्पार्क और लिटिल स्पार्क उत्साह से उस पर कूद पड़े और उसकी बाहों में आ गए। तुम दोनों छोटे बच्चे जरूर भूखे होंगे, है ना? रुको, पहले मुझे ये चीज़ें वापस रखने दो, फिर हम खाना बनाएंगे। जमीन पर पड़े 2 कमजोर छोटे बच्चों को देखकर सूमो ने जल्दी से बिग स्पार्क और लिटिल स्पार्क को दिलासा दिया, जिनकी आंखों में पहले से ही आंसू भरे हुए थे। वेयरहाउस की ओर मुड़कर अपने स्टोरेज स्पेस से फालतू सामान खाली करने के बाद सूमो बेसमेंट में लौटा और बगी बाहर निकाली। स्टोरेज स्पेस की मूविंग कैपेबिलिटी की वजह से अवशेष से सारा सामान वापस लाने में सिर्फ 4 चक्कर लगे। काला टेलीविजन लिविंग रूम के फर्श पर रखा था, एकदम नया एयर कंडीशनर हल्की जादुई चमक दे रहा था और यहाँ तक कि पुराने फ्लिप फोन को भी जैसे दूसरी जिंदगी मिल गई थी, वह जैद जैसा चमकदार हो गया था। मुख्य दरवाज़ा बंद करके लिविंग रूम में बैठने के बाद सूमो अपनी एक्साइटमेंट को और रोक नहीं पाया। उसने अपनी नज़रें टिकाईं और इन बड़ी चीज़ों को देखने के लिए सिस्टम को बुलाया। 42 इंच LCD टीवी उत्कृष्ट विवरण। एक अनजान युग का टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट जो ठोस और तरल अवस्थाओं के बीच के पदार्थ का इस्तेमाल करता है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट रेगुलर होता है, जो गर्म करने पर एक पारदर्शी तरल और ठंडा करने पर क्रिस्टल जैसे कणों वाला धुंधला ठोस बन जाता है। खास क्षमताएं। रिप्ले एक्टिवेट होने पर आप टीवी से 100 mm के दायरे में एक कैमरा एंगल चुनकर एक सेगमेंट को पूरी तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं। एरर करेक्शन। रिकॉर्ड किया गया वीडियो देखते समय एरर करेक्शन की दिशा सेट करें और यह गलत दिशा बताएगा और करेक्शन प्लान देगा। उत्कृष्ट 15%। मूल्यांकन। जब 3 लोग साथ चलते हैं तो उनमें से एक मेरा टीचर ज़रूर होता है। वाह, इस चीज़ के फंक्शन पुराने CRT टीवी से भी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं। LCD पैनल को सहलाते हुए सूमो उत्साह से भर गया। ये दोनों फंक्शन पुराने CRT टीवी जितने सीधे साधे नहीं लग सकते हैं, लेकिन सूमो ने तुरंत उनके इस्तेमाल के बारे में सोचा। गलती सुधार। ये फंक्शन तो बस एक जादुई स्किल है। वर्कबेंच पर चीज़ें बनाते समय बिना ट्यूटोरियल के सूमो को अक्सर चीज़ें बनाने के लिए अपनी सहज बुद्धि और पृथ्वी के कल्चरल प्रभाव पर निर्भर रहना पड़ता था। बेहतरीन क्वालिटी की चीज़ें बना पाना भी एक नींव के तौर पर बेहतरीन क्वालिटी के वर्कबेंच की वजह से था। लेकिन अब बात अलग है।
टीवी के रिप्ले और गलती सुधार फंक्शन के साथ क्राफ्टिंग की एक कोशिश के बाद सूमो प्रोसेस के दौरान अपनी गलतियों और कमियों को देखने में समय बिता सकता था। शुरुआत में शायद इसका कोई खास असर न हो, लेकिन जितना वह आगे बढ़ेगा ये चीज़ उतने ही ज़्यादा फायदे लाएगी। ऐसा खजाना मिलना एक अच्छे टीचर और दोस्त के होने जैसा है। कितना मज़ेदार, कितना मज़ेदार। उसने एक कपड़ा उठाया और टेलीविज़न से सारी धूल ध्यान से पोंछ दी, फिर अंदर और बाहर के धूल वाले हिस्सों को साफ किया। लगभग बिल्कुल नए पैनल को देखकर सूमो ने राहत की लंबी सांस ली और उम्मीद से भरकर एयर कंडीशनर को देखने लगा। तेयान R3 हॉर्स पावर बैटलर इन्वर्टर एयर कंडीशनर बेहतरीन। विवरण: एक एयर कंडीशनर जो किसी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर के अंदर तापमान, नमी और हवा के बहाव जैसे पैरामीटर को रेगुलेट और कंट्रोल करने के लिए आर्टिफिशियल तरीकों का इस्तेमाल करता है। इसमें मुख्य रूप से एक रेफ्रिजरेशन होस्ट, वाटर पंप, पंखा और पाइपिंग सिस्टम शामिल होता है। टर्मिनल यूनिट डिलीवर की गई हीटिंग और कूलिंग का इस्तेमाल करके हवा की स्थिति को खास तौर पर प्रोसेस करने के लिए जिम्मेदार है, ये पक्का करते हुए कि टारगेट माहौल के हवा के पैरामीटर कुछ ज़रूरतों को पूरा करें। खास क्षमताएं: पूरी पावर, ज़्यादा हीटिंग, कूलिंग, नमी हटाने, वेंटिलेशन के लिए बिजली की खपत बढ़ाता है। ज़्यादा बिजली की खपत से नुकसान का चांस बढ़ जाता है। हर मौसम के लिए आउटडोर यूनिट। तेयान R एयर कंडीशनर में एक बैटलर आउटडोर यूनिट है। माहौल जितना ज़्यादा खराब होगा, यह आउटडोर यूनिट की लड़ने की भावना को उतना ही ज़्यादा बढ़ाएगा, जिससे खास असर होंगे। कृपया इस्तेमाल करते समय खास असर का अनुभव करें। मूल्यांकन: चौंकाने वाला। एक खास देश ने बड़े पैमाने पर तेयान एयर कंडीशनर खरीदे। वजह: जब इसे ओवरक्लॉक किया जाता था तो इसकी पावर एक छोटे बम जितनी थी। हिस्स: अवशेष से बना, सच में असाधारण। अगर मैं कहूं कि बिना एयर कंडीशनर के इस आपदा राहत में पहला स्थान जीतने की मेरी संभावना 70% थी, तो अब 99%। एक लंबी सांस छोड़ते हुए सूमो की नज़र एयर कंडीशनर के आउटडोर यूनिट की ओर बदल गई। एयर कंडीशनिंग हीटिंग का काम करने का सिद्धांत बहुत आसान है। सबसे पहले गैसीय फ्रेऑन को कंप्रेसर द्वारा दबाव डाला जाता है, जिससे यह एक उच्च तापमान, उच्च दबाव वाली गैस बन जाती है, जो इंडोर यूनिट के हीट एक्सचेंजर में जाती है। ये संघनित होकर तरल बन जाती है, गर्मी छोड़ती है और इंडोर हवा को गर्म करती है, जिससे इंडोर तापमान बढ़ाने का लक्ष्य हासिल होता है। तरल फ्रेऑन को थ्रॉटल डिवाइस द्वारा दबाव कम किया जाता है और यह आउटडोर यूनिट के हीट एक्सचेंजर में प्रवेश करती है, जहां यह वाष्पित होकर गैस बन जाती है, गर्मी सोखती है और गैस बन जाती है। साथ ही यह बाहरी हवा से गर्मी सोखती है और गैसीय फ्रेऑन अगले चक्र को शुरू करने के लिए फिर से कंप्रेसर में प्रवेश करती है। हीटिंग का यह आसान सिद्धांत बताता है कि एयर कंडीशनर कठोर वातावरण में बहुत प्रभावी नहीं होते हैं। लेकिन अब खास क्षमताओं के साथ सूमो बर्फीले तूफान आने पर बैटलर आउटडोर यूनिट की शक्तिशाली युद्ध क्षमता को लेकर बहुत उत्साहित था। कितना बड़ा फायदा! अगर मैं अगली बार उस तिब्बती मास्टिफ को हरा सका तो इतने बड़े लियांगफेंग टाउन के साथ मैं शायद अमीर हो जाऊंगा। मेहराब के अंदर शहर का ख्याल आते ही सूमो का दिल जोरों से धड़कने लगा। जादुई शक्तियों वाले ये तकनीकी हथियार बहुत ही खतरनाक थे। जहां तक आखिरी चीज की बात है, खास क्षमताओं वाला पुराना फ्लिप फोन, सूमो इस समय और भी ज्यादा उत्साहित था। जियोनी फोन बेहतरीन। विवरण: एक जियोनी फोन जिसका लुक सिंपल, छोटा और अच्छा है, पकड़ने और इस्तेमाल करने में आरामदायक और टिकाऊ है। जब स्मार्टफोन ने बाजार पर कब्जा कर लिया तो इसने धीरे धीरे अपनी कंपटीशन की क्षमता खो दी और सीनियर फोन मार्केट में एक नया पसंदीदा बन गया। खासियत: सिग्नल सर्च। फोन के सिग्नल सोर्स के 50 किलोमीटर के दायरे में नेविगेशन वाली चीज़ों को अपने आप सर्च करता है। अभी स्टोर की गई चीज़ों की जानकारी इंसान को बोल्ड। इवैल्यूएशन: हालांकि दादा दादी को फ़ोन इस्तेमाल करना नहीं आता, लेकिन वे इसे उठाते ही आपको ढूंढना चाहते हैं। ये बहुत काम का फंक्शन है। ये दूसरे शेल्टर कैंप ढूंढने में काफ़ी उपयोगी होगा। अपना इवैल्यूएशन देने के बाद सूमो ने फ़ोन को पावर स्ट्रिप पर रखा, एक USB चार्जिंग केबल ढूंढी और सीनियर फ़ोन को चार्ज करना शुरू कर दिया। उसने अपने साथ लाए दूसरे छोटे मोटे सामान को चेक करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से उसे कोई और ऐसी चीज़ नहीं मिली जिसमें कोई खास खासियत हो। भौंक, वो, कुकू। दूसरी तरफ ओरियो ने फसल उगाने वाले कमरे में मुरझाए हुए बिग और स्मॉल स्पार्क को देखा और बेचैनी से आवाज़ लगाए। खेती वाले कमरे में कदम रखते ही सूमो ने तुरंत बिग और स्मॉल स्पार्क को ज़मीन पर लेटे हुए देखा और उनके सामने एक पानी का बेसिन था। अरे, मुझे याद है कि मैंने जाने से पहले उनका पानी भर दिया था। उन्होंने इतनी जल्दी सारा पानी कैसे पी लिया? हम टमाटर के पौधे भी उगाए हैं, लेकिन ये कोमल अंकुर बिग और स्मॉल स्पार्क की तरह थोड़े मुरझाए हुए क्यों दिख रहे हैं? कल्चर मीडियम में काफ़ी बड़े हो चुके अंकुरों को देखकर सूमो जल्दी से सायोनिक पानी की टंकी के पास गया, कुछ करछूल पानी निकाला, पहले बिग और स्मॉल स्पार्क को दिया और फिर कल्चर मीडियम में पानी डाला। हल्की नीली रोशनी वाला सायोनिक पानी कल्चर मीडियम में जाते ही जीवन देने वाली ओस की तरह काम करने लगा।
साफ तौर पर हल्के पीले अंकुर चमकीले हरे होने लगे। 2 बार उन्हें ठीक करने और यह पक्का करने के बाद कि कोई दिक्कत नहीं है, सूमो मन की शांति के साथ कल का जमा किया हुआ पानी लेने के लिए सायोनिक कुएं पर लौट आया। हालांकि जब पानी निकाला गया तो सूमो के हाव भाव अचानक बदलने लगे। 15 एल पानी की बाल्टी अब पूरी तरह भर गई थी और हल्के से हिलाने पर बहुत सारा पानी वापस कुएं में गिर गया। रात भर में 15 एल पानी जमा हो गया। धत्तेरे की खंडहर में बिताया गया समय शायद 6 गुना नहीं, बल्कि सिर्फ एक रात नहीं, बल्कि एक दिन से ज्यादा था। आज शायद पहले से ही डूम्सडे कैलेंडर 11 तारीख या 12 तारीख है। कल्चर मीडियम पर पौधों की ग्रोथ, बिग और स्मॉल स्पार्क की हालत, धत्तेरे की, मुझे यह एहसास क्यों नहीं हुआ कि इस खंडहर में समय का अंतर इतना डरावना होगा। सारा पानी पानी की टंकी में डालकर सूमो पत्थर के स्टूल पर बैठ गया, जल्दी से ध्यान लगाया और सिस्टम को बुलाया। धप धप काल्पनिक दूसरा बोर्ड सामने आया और जिस जगह वह आमतौर पर अपने रोजाना के सर्वाइवल पॉइंट की फसल देखता था, वहां सच में 3 जानकारी दिखाई दी। डूम्सडे कैलेंडर जनवरी 10 तारीख, डूम्सडे कैलेंडर जनवरी 11 तारीख, डूम्सडे कैलेंडर जनवरी 12 तारीख। अभी 8 बजे नहीं बजे हैं। अगर इस तरह से हिसाब लगाया जाए तो अभी की तारीख शायद डूम्सडे कैलेंडर 13 तारीख है। इस बार खंडहर में जाने पर समय का अनुपात असल में पूरे 40 गुना ज्यादा था। अंदर 2 घंटे, बाहर 80 घंटे बीत गए। सिस्टम बंद करके उसने चैट पैनल खोला। वह सीधे रीजनल चैनल पर गया और अभी भी जिंदा लोगों की संख्या देखी, 812। कल खंडहर में जाने से पहले सूमो को साफ याद था कि उस समय रीजनल चैनल में 890 लोग थे। रात भर में 70 लोग मर गए। सिर हिलाते हुए सूमो ने रीजनल चैनल में पूछने की कोशिश की, सूमो, क्या किसी को याद है कि आज पृथ्वी कैलेंडर के हिसाब से जनवरी की कौन सी तारीख है? जैसे ही उसने ये शब्द कहे, पहले से शांत रीजनल चैनल तुरंत जिंदा हो गया। लियांग जियान, ओह गॉड, सू जरूर बहुत बिजी होंगे, वह ये भूल गए। आज पृथ्वी कैलेंडर के हिसाब से 4 जनवरी है और हमारे चीनी शाओ नियान छोटा नया साल में 10 दिन बाकी हैं। काई जुनफेंग, लियांग जियान, बकवास मत करो, 15 तारीख को छोटा नया साल है, अभी भी 11 दिन बाकी हैं। वैसे हमें बंजर जमीन पर आए 13 दिन हो गए हैं, मुझे यहाँ के समय की आदत हो गई है। लियांग जियान, बकवास, गॉड, सू जरूर हमारे उत्तर के होंगे। हम उत्तर में 14 तारीख को 12वें चंद्र महीने के 23वें दिन छोटा नया साल मनाते हैं। चैट चैनल पर यह बहस शुरू होते देखकर कि छोटा नया साल 12वें चंद्र महीने की 23 तारीख को था या 24 तारीख को, सूमो ने चुपचाप चैट पैनल बंद कर दिया। सच में लगभग 80 घंटे हो गए हैं, पिछले 7 घंटों से कहीं ज्यादा। क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने खंडहर के अंदर चीजें नष्ट की, या इसलिए कि मैंने एक साथ बहुत सारी चीजें ले लीं? स्टूल पर बैठे हुए सूमो ने जल्दी से सोचा कि उसने खंडहर में क्या किया था। अगर फैंग मेंग्यू की पिछली बेकार जानकारी और इस दौरान इकट्ठा की गई खंडहर की जानकारी के आधार पर देखें, किसी को भी इतने भयानक समय के अंतर का सामना नहीं करना पड़ा था। बेशक दुनिया के चैनल पर खंडहरों के बारे में बात करने और जानकारी देने वाले किसी भी व्यक्ति ने खंडहरों के अंदर लापरवाही से घूमने या चीज़ों को नष्ट करने की हिम्मत नहीं की थी। कोशिश करते हुए सूमो ने फ्रेंड्स पैनल खोला और ऐसे लोगों को खोजना शुरू किया जो जानकारी दे सकें। उसकी नज़र घूमी और अपने सभी दोस्तों में से सूमो ने 2 लोगों पर नज़र डाली, ली शियुफेंग, चेन पिंग आन। पहला वह व्यक्ति था जिसने राक्षसों से लड़ने के बाद कल्चर मीडियम खोला था और दूसरा वह जबरदस्त व्यक्ति था जिसे शुरुआत में मॉन्स्टर मैनुअल मिला था और बाद में क्रॉसबो का सामान दिया था। इन दोनों लोगों के पास काफ़ी युद्ध शक्ति होनी चाहिए और वे निश्चित रूप से खंडहरों को नहीं छोड़ेंगे। सूमो, क्या आपके पास खंडहरों में जाने के बारे में कोई जानकारी है? क्या हम जानकारी बदल सकते हैं? उसने एक ही मैसेज दोनों को एक साथ भेजा और अभी तक जवाब ना आए प्राइवेट मैसेज पैनल को देखकर सूमो चुपचाप इंतजार कर सकता था। जो लोग मेरी तरह बाहर जाकर खोजबीन करने की हिम्मत करते हैं वे ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जानकारी शेयर नहीं की है। अगर यह खंडहर को हुए नुकसान की डिग्री पर आधारित है तो ये बुरा है। बगल के आंगन के बारे में सोचते हुए जो उसके जाने के समय आग की लपटों में घिरा हुआ था, सूमो को अचानक अपने सिर में झुनझुनी महसूस हुई। अगर सच में सब कुछ बर्बाद हो जाता, एक पैकेज अंदर फेंककर और फिर अंदर से कबाड़ इकट्ठा करके बाहर आना, तो यह शायद समुद्र बदल गए हैं और लोग अब पहले जैसे नहीं रहे जैसा मामला होता। यह शायद सीधे डूम्सडे कैलेंडर के 4 या 500 दिन आगे बढ़ जाता। उस समय हालांकि मौजूदा प्रोग्रेस के हिसाब से सर्वाइवल पॉइंट्स काफ़ी जमा हो जाते, लेकिन शुरुआती फ़ायदे सब बेकार हो जाते। यहाँ तक कि 1 या 200 दिनों के अंदर भी शेल्टर किसी आपदा से नष्ट हो सकता था और यहाँ तक कि रोज़ाना के सर्वाइवल माहौल के असेसमेंट के सर्वाइवल पॉइंट्स भी गायब हो सकते थे। जल्दबाजी शैतान का काम है। हालांकि मुझे इस बार बहुत अच्छी चीज़ें मिली, लेकिन समय कम हो गया है। बर्फीले तूफान की आपदा में सिर्फ 8 दिन बचे हैं।
चुपचाप शेड्यूल का हिसाब लगाते हुए तनाव की भावना वापस आ गई। कोबोल्ड कैसल की समस्या अभी तक हल नहीं हुई थी। साल्टपीटर खदान कैंप में इंसान अभी भी गुलाम थे और आसपास इंसानी बस्तियों की तलाश में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई थी। और शेल्टर को अपग्रेड करने के लिए ज़रूरी खराब सेफ हाउस कोर का कोई निशान नहीं था। 8 दिन, अब और सोना नहीं। मैं बाद में गहरे समुद्र के शेल्टर से टोल्यून और डीजल इकट्ठा करूंगा और पिक्रिक एसिड बम बड़े पैमाने पर बनाने का तरीका ढूंढूंगा। मुझे कोबोल्ड कैंप की युद्ध शक्ति से जल्दी निपटना होगा और आसपास इंसानी बस्तियां ढूंढनी हैं। ये सोचते हुए सूमो की अंदर की बेचैनी आखिरकार थोड़ी कम हुई। उसने चुपचाप सिस्टम को पिछले 3 दिनों की कमाई चेक करने के लिए कहा। डूम्सडे कैलेंडर 10 जनवरी। आपको अपना पहला उच्च गुणवत्ता वाला टिकाऊ संसाधन मिला है, तेल का कुआं, सर्वाइवल पॉइंट्स जोड़ 100। आपने पहली बार 100 से ज़्यादा मारक क्षमता वाला हथियार तैयार किया है, सर्वाइवल पॉइंट्स जोड़ 100। आपको अपना दूसरा शेल्टर मिला है और सुरक्षा फिर से बेहतर हुई है, सर्वाइवल पॉइंट्स जोड़ 200। होस्ट के सर्वाइवल माहौल को स्कैन किया जा रहा है, सर्वाइवल पॉइंट्स का आकलन किया जा रहा है। आज का लाभ 122 सर्वाइवल पॉइंट्स। अंतिम निपटान, सर्वाइवल पॉइंट्स जोड़ 522। बचे हुए सर्वाइवल पॉइंट्स 1346। डूम्सडे कैलेंडर 11 जनवरी। होस्ट के सर्वाइवल माहौल को स्कैन किया जा रहा है, सर्वाइवल पॉइंट्स का आकलन किया जा रहा है। आज का फायदा 122 सर्वाइवल पॉइंट्स। फाइनल सेटलमेंट, सर्वाइवल पॉइंट्स जोड़ 122। बचे हुए सर्वाइवल पॉइंट्स 1468। डूम्सडे कैलेंडर 12 जनवरी। होस्ट के सर्वाइवल माहौल को स्कैन किया जा रहा है, सर्वाइवल पॉइंट्स का आकलन किया जा रहा है। आज का फायदा 122 सर्वाइवल पॉइंट्स। फाइनल सेटलमेंट, सर्वाइवल पॉइंट्स जोड़ 122। बचे हुए सर्वाइवल पॉइंट्स 1590। सर्वाइवल पॉइंट्स वापस 1500 पॉइंट्स पर आ गए हैं। ये दुख की बात है कि अगर मैं इन 3 दिनों में बाहर बहुत एक्टिव रहता तो ये संख्या और भी ज़्यादा होती, लेकिन आखिर में कोई लालची नहीं हो सकता। लिविंग रूम में रखी अलग अलग चीज़ों, एलसीडी टीवी और एयर कंडीशनर को देखते हुए सूमो ने धीरे धीरे मिली जुली हवा में सांस छोड़ी और पानी उबालना और खाना बनाना शुरू किया। 3 बैग आटे के साथ सर्वाइवल का दबाव तुरंत काफ़ी कम हो गया। ये जानी पहचानी पेट भरने वाली पिंपल सूप नूडल सूप थी और सूमो ने अभी खाना बनाना खत्म भी नहीं किया था। डिंग डोंग, प्राइवेट मैसेज की आवाज़ आई। प्राइवेट मैसेज की आवाज़ सुनकर सूमो ने अपना हाथ उठाया, बर्तन का ढक्कन लिया और उसे बर्तन पर रख दिया, जिससे उठती हुई भाप ढक गई। पत्थर की कुर्सी पर बैठे हुए जैसे ही गेम पैनल खुला, उन दोनों के बीच सबसे पहले ली शियुफेंग का मैसेज आया। ली शियुफेंग, गॉडसू, क्या आप कई बार खंडहर में गए हैं? मैं सिर्फ 2 बार गया हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं लिया और यह काफ़ी मुश्किल था। सूमो, मैं भी 2 बार गया हूँ। कुछ जानकारी शेयर करना चाहते हैं। आपको अंदर के बारे में कितना पता है? दोनों जानकारी शेयर करना चाहते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे कुछ भी नहीं छिपाएंगे। कुछ शिष्टाचार और बातचीत शुरू करने के बाद सामने वाले ली शियुफेंग ने सीधे एक वीडियो कॉल किया और सूमो ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। स्क्रीन पर ली शियुफेंग का डरावना चेहरा, जिस पर चाकू का निशान था, फ्रेम में दिखाई दिया। सिर्फ शक्ल के आधार पर भाई फैंग का चेहरा निश्चित रूप से एक बच्चे को रोने से रोक सकता था, अगर तुमने वह क्रूर मुस्कान भी जोड़ दी। सूमो को थोड़ा अजीब लगा। उसके पीछे एक छोटा लकड़ी का घर था और घर के चारों ओर करीने से बाड़ लगाई गई थी। दूरी इतनी ज्यादा थी कि सूमो बाड़ पर लगे हथियार साफ साफ नहीं देख पा रहा था, लेकिन खून से सने कुछ खून जैसे लाल नुकीले सिरे साफ दिख रहे थे। भाई फैंग की ताकत भी बहुत ज्यादा है। कम से कम वह हम लोगों से कहीं ज्यादा मजबूत है। सूमो का दिल तुरंत घबरा गया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि कैमरे के दूसरी तरफ भाई फैंग और भी ज्यादा हैरान होगा। अरे बाप रे, मुझे लगा था कि मेरी तरक्की काफ़ी तेज़ है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि सूमो के शेल्टर में पहले से ही एक बड़ा एयर कंडीशनर और एक एलसीडी टीवी होगा। वह तो मिट्टी के चूल्हे पर खाना भी बना रहा है। क्या यह आदमी सच में इस कयामत वाली बंजर ज़मीन में जिंदा रहने के लिए आया है? इसके अलावा सूमो की लड़ने की ताकत कम नहीं है। मेरे स्पाइडर सेंस से इतनी दूरी से भी मैं महसूस कर सकता हूँ कि उसकी ताकत कितनी डरावनी है। कैमरे की नज़र से छिपे हुए इलाके में भाई फैंग के रोंगटे खड़े हो गए। यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, जैसे किसी मकड़ी का किसी ताकतवर दुश्मन से सामना हो। दोनों चुपचाप एक दूसरे को परख रहे थे। कुछ सेकंड बाद सूमो ने हल्की सी 2 बार खांसी, जिससे अजीब सी चुप्पी टूटी। अहम, भाई फैंग, क्या मैं ये पूछने की हिम्मत कर सकता हूँ कि जिस खंडहर में आप गए थे वह कहाँ स्थित है? सूमो की बातें सुनकर भाई फैंग, जिसका ध्यान कहीं और था, अचानक होश में आया और जल्दी से बोला, मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं इसके लायक नहीं हूँ। भगवान सू, बस मुझे छोटा फैंग कहिए। मुझे भाई कहना बहुत ज़्यादा सम्मान की बात है। अपना सिर खुजाते हुए भाई फैंग शर्मिंदा लग रहा था। असल में मैं सिर्फ 2 बार अंदर गया हूँ।
पहली बार जब मैं अंदर गया तो समय सीमा खत्म हो गई, इससे पहले कि मैं ज़्यादा कुछ देख पाता, इसलिए मैं वापस आ गया। दूसरी बार जब मैं अंदर गया तो मुझे कुछ फ़ायदा हुआ। बोलने के बाद भाई फैंग रुका और सूमो तुरंत समझ गया, मैं भी 2 बार अंदर गया हूँ। पहली बार मैं कुछ चीज़ें लेने में कामयाब रहा, लेकिन दूसरी बार जब मैं अंदर गया तो मुझे कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। इसे कुछ शब्दों में समझाना मुश्किल है। क्या आपको भी टाइम रेशियो का सामना करना पड़ा? इससे पहले कि सूमो आगे कुछ कह पाता, भाई फैंग ने तुरंत वही सवाल पूछ लिया जो सूमो सबसे ज़्यादा जानना चाहता था। क्या ऐसा हो सकता है कि आप भी? सूमो की आवाज़ धीमी हो गई और दोनों जोर से हंस पड़े। स्क्रीन से अलग होने के कारण कोई भी दूसरे को धमकी नहीं दे सकता था, और क्योंकि दोनों शक्तिशाली व्यक्ति थे जिनकी विकास की गति बंजर ज़मीन में दूसरों से कहीं ज़्यादा थी, इसलिए उनकी बातचीत में दोस्ती का भाव था। कुछ ही देर में उन्हें अपनी आम बात समझ में आ गई। आपके अनुसार क्या आपका मतलब है कि खंडहर में अपनी गतिविधियों के दौरान हम मौजूदा चीज़ों को जितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे या लेंगे, उतना ही ज़्यादा टाइम रेशियो फ्लो रेट होगा? सूमो ने इशारा किया और दूसरी तरफ भाई फैंग ने सिर हिलाया। हाँ, अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं होता है तो मुझे लगता है कि इसे इस तरह समझा जाना चाहिए। हम वहाँ अपनी गतिविधियों के दौरान खंडहर में जितने ज़्यादा बदलाव करेंगे, उतना ही ज़्यादा ये समय के प्रवाह में दखल देगा, जिससे कई या दर्जनों गुना टाइम रेशियो होगा। इसलिए एक बड़े खतरे का सामना करने से पहले हम रुइन में घुसकर तबाही मचा सकते हैं, जिससे हम हासिल कर पाएंगे। आपदा से बचाव। जैसे ही सूमो ने बात खत्म की, दोनों के चेहरों पर हैरानी के भाव आ गए। उन्हें मामले की सच्चाई समझ में आ गई। अगर रुइन का फ्लो रेट सच में वैसा ही था जैसा उन दोनों ने एनालाइज किया था, तो जब तक वे तबाही की डिग्री का सही अंदाज़ा लगाते, वे समय के फ्लो को कंट्रोल कर सकते थे, जिससे वे रुइन के अंदर रहते हुए आपदाओं से सुरक्षित निकल सकते थे। बेशक ये ऑपरेशन सुरक्षा तो पक्का करता है, लेकिन इसके कुछ अनदेखे नुकसान भी हैं। उदाहरण के लिए, लाइव ब्रॉडकास्ट रिवॉर्ड एयरड्रॉप पक्का नहीं मिलेगा, और आपदा के दौरान शेल्टर को किसी खतरे का सामना करना पड़ेगा या नहीं, इसकी चिंता नहीं की जा सकती। लेकिन खुद जिंदगी की तुलना में जब किसी बड़ी आपदा का सामना करना पड़े तो कोई भी रुइन के अंदर छिप सकता है। गॉड्सू, आपकी बातें सुनना 10 साल की पढ़ाई से बेहतर है, हा हा हा। भाई फैंग जोर से हंसा, उसके चेहरे पर निशान मुस्कान के साथ फैल गया, जो एक कनखजूरे जैसा भयानक लग रहा था। वीडियो में देखकर उन ट्रैफिक आइडल्स की गोल्डन एज ब्यूटी की तुलना में सूमो को लगा कि भाई फैंग जैसी शक्ल वाला व्यक्ति सर्वनाश में ज़्यादा समय तक जिंदा रह सकता है। ये भावना आपसी है। अगर भविष्य में आपके पास कोई जानकारी हो तो बेझिझक मुझसे संपर्क करें। आइए एक दूसरे की मदद करें और सर्वनाश में अच्छे से रहें। कुछ शिष्टाचार की बातें करने के बाद दोनों ने तुरंत वीडियो कॉल काट दिया। कितनी अफसोस की बात है। अगर ली शियुफेंग जैसा कोई अच्छा इंसान होता तो वह सर्वनाश में पड़ोसी या टीममेट के तौर पर एक बढ़िया विकल्प होता। अफसोस से सिर हिलाते हुए सूमो ने देखा कि चेन पिंग आन की तरफ से अभी भी कोई खबर नहीं थी। वह उठा, गेम पैनल बंद किया और खाना बनाने लगा। बंजर ज़मीन में इन हालात में इंसान जितना ज़्यादा ताकतवर होता है, वह अपनी इज्जत और ईमानदारी को उतना ही ज़्यादा महत्व देता है। जो लोग उसी लेवल के हैं या खुद से भी ज़्यादा ताकतवर हैं, हर कोई 2 शब्दों पर ध्यान देता है: भरोसा। इसके उलट वे अनजान छोटे मोटे लोग दुष्ट और बेरहम होते हैं। वे ऊपर से आपके साथ खुशी खुशी हंस रहे होंगे, लेकिन चुपके से वे शायद आपको मारने की साजिश रच रहे होंगे। ओरियो, खाने का समय हो गया है। बिग स्पार्क और लिटिल स्पार्क को ले आओ। बर्तन में आटे की ड्रॉप सूप को उबलते हुए देखकर सूमो ने लकड़ियां बुझा दी और आवाज़ लगाई। कुछ ही सेकंड में कमज़ोर बिग स्पार्क और लिटिल स्पार्क को ओरियो उठाकर ले आया, एक आगे और एक पीछे, और उन्हें चूल्हे के सामने रख दिया। तुमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया और तुमने सप्लाई रूम में जाकर थोड़ा चावल खाने के बारे में भी नहीं सोचा। खंडहर से लाया हुआ चावल का कटोरा निकालकर और एक कटोरी आटे की ड्रॉप सूप निकालकर सूमो नीचे बैठ गया, प्यार से बिग स्पार्क और लिटिल स्पार्क के सिर पर हाथ फेरा और कटोरा दोनों छोटे बच्चों के सामने रख दिया। खाने की खुशबू सूंघकर बिग स्पार्क और लिटिल स्पार्क आखिरकार जिंदा हो गए। 2 ड्रॉप सूप से निकलती भाप को नज़रअंदाज करते हुए वे चहकते हुए खाने लगे। उसने बचे हुए बड़े बर्तन को 2 हिस्सों में बांटा, एक हिस्सा ओरियो के कटोरे में गया और बाकी सूमो ने सीधे एक साफ बेसिन में डाल दिया। फुलिंग जाचाई अचार वाला सरसों का कंद निकालकर उसने थोड़ा सा 2 ड्रॉप सूप पर डाला और तुरंत ही एक खुशबूदार महक फैल गई। इस खाने में एक इंसान और 3 छोटे जीवों ने पूरे मन की शांति से खाना खाया। खाना खत्म करने और थोड़ी देर पचाने के बाद जैसे ही 8 बजे 13 जनवरी के लिए सर्वाइवल पॉइंट्स का हिसाब भी मिल गया। कयामत का कैलेंडर 13 जनवरी। खंडहर की खोज करते समय आपने एक शक्तिशाली दुश्मन को मारा जिसकी लड़ने की शक्ति आपकी शक्ति के बराबर थी। सर्वाइवल पॉइंट्स जोड़ 50। आपको खंडहर में बहुत अच्छी चीज़ें मिलीं, जिससे आपके पर्सनल भंडार में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। सर्वाइवल पॉइंट्स जोड़ 25
होस्ट के सर्वाइवल माहौल को स्कैन किया जा रहा है। सर्वाइवल पॉइंट्स का आकलन जारी है। आज की कमाई 202 सर्वाइवल पॉइंट्स। अंतिम हिसाब सर्वाइवल पॉइंट्स जोड़ 277। बचे हुए सर्वाइवल पॉइंट्स 1792। हम सिर्फ एक एयर कंडीशनर और एक LCD टीवी वापस लाने से आकलन लगभग 80 पॉइंट्स बढ़ गया। यह एक हफ्ते में 500 एक्स्ट्रा पॉइंट्स के बराबर है। सिस्टम द्वारा दिखाए गए नंबरों को देखकर सूमो बहुत खुश हुआ। रोजाना टास्क पूरे करके मिलने वाले सर्वाइवल पॉइंट्स की तुलना में इस तरह की बढ़ती हुई बढ़ोतरी, जो समय के साथ पॉजिटिव रूप से बढ़ती है, ज़्यादा ज़रूरी है। अभी 200 पॉइंट्स कुछ बड़ी कमाई की तुलना में ज़्यादा नहीं लग सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे बेस बेहतर और बेहतर होगा, शायद 1 या 200 दिनों के बाद सर्वाइवल पॉइंट्स की रोजाना की फिक्स्ड इनकम कई 100 या 1000 से भी ज़्यादा हो जाएगी। अभी भी अपना गियर पहने हुए सूमो ने ओरियो को फिर से बाहर निकाला और बगी को डीप सी शेल्टर की ओर ले गया। 3 दिनों में जमा हुआ डीजल और टोल्यून, अब एक बैच निकालने का समय था। जमीन पर टायरों के निशानों का पीछा करते हुए सूमो कुशलता से गाड़ी चलाता हुआ डीप सी शेल्टर तक पहुंचा। ओरियो को गश्त के लिए नीचे उतारकर सूमो ने गाड़ी को ढलान के पीछे ले जाकर रोक दिया। भविष्य में मैं रिसर्च कर सकता हूं कि ज़मीन के नीचे सुरंग कैसे खोली जाए। फिर मैं पेट्रोलियम रिसोर्स निकालने के लिए सीधे डीप सी शेल्टर तक सुरक्षित रूप से पहुंच सकता हूं। अपना क्रॉसबो पकड़े हुए सूमो ने आगे देखते हुए ये सोचा। एक ज़रूरी रिसोर्स पॉइंट के तौर पर, चाहे शुरुआती या बीच के से लेकर आखिरी स्टेज में, इसका महत्व धीरे धीरे बढ़ेगा जैसे जैसे ऑयल वेल का स्केल अपग्रेड होगा और प्रोडक्शन बढ़ेगा। जब समय आएगा तो उसे इस जगह की रक्षा करने और इसे एक रिसोर्स पॉइंट के तौर पर स्थापित करने के लिए एक सुरक्षित तरीका खोजना होगा। ओरियो से यह सिग्नल मिलने के बाद कि कोई खतरा नहीं है, सूमो ने अपना क्रॉसबो वापस रख लिया, दूसरी मंजिल के दरवाजे पर गया और पहले की तरह ही उसी तरीके से मुख्य दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर खड़े होकर सूमो ने तब तक इंतजार किया जब तक अंदर की घुटन वाली हवा ज़्यादातर निकल नहीं गई। फिर वह सीधे अंदर गया और पंप जैक के पास पहुंचा। अपना ध्यान केंद्रित करने पर स्टोर किया हुआ डेटा सामने आ गया। डीजल 153 L, टोल्यूनी 1 किलोग्राम,